बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मैं कुछ दिनों से ना एक टॉपिक के बारे में सोच रही हूँ कि आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर चीज़ की ज़्यादती चल रही है। ज़्यादती से मुराद बदतमीज़ी वाली ज़्यादती नहीं या फोर्स करने वाली ज़्यादती नहीं, ज़्यादती से मुराद ये ज़्यादा, हर चीज़ ज़्यादा। एक वक्त था जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते थे, खाना ऑर्डर करते थे तो आपको आपके हिसाब से पोर्शन आता था, या आपको पूरा फैमिली पोर्शन मिलता था रेस्टोरेंट में, अनलेस आप बर्गर या कुछ तरह की चीज़ खा रहे हैं तो वो आपको बड़े बड़े पैसे मिलते थे, उसमें से 4 लोग भी खा लेते थे, 6 भी खा लेते थे। अब इंडिविजुअल सर्विंग की बात करें तो वो उतनी नहीं होती जितनी एक इंसान के लिए होती है। एक्चुअली वो एक जो फुल सर्विंग होती है वो 2 लोगों को पूरी आती है। तो हम खाने में, पीने में, लगाने में, फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादती कर जाते हैं। या तो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं या बहुत ज़्यादा भागते दौड़ते रहते हैं। सो द पॉइंट इज़, ये जो हमें मयाना रवि का पैगाम दिया गया है, हर स्टेज पे हमें कहा गया है कि ज़िंदगी को बैलेंस से लेके चले, और उस बैलेंस का मतलब ये है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा और कुछ भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। द पॉइंट इज़ द ज़्यादती। किसी नेगेटिव चीज़ की भी ज़्यादती बुरी है और किसी अच्छी चीज़ की भी ज़्यादती बुरी है। तो अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो जहन में घूम रही थी वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बल्कि पॉइंट्स बनाए कि ज़्यादा बोलना। ऑब्वियसली मेरा काम है बोलना, तो शुरू भी मैं उसी से कर रही हूँ। ज़्यादा बोलने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जो बंदा ज़्यादा बोलता है वो ऑब्वियसली लोगों की नज़रों में भी आता है, रिकग्नाइज़ भी होता है, सारा कुछ। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा फालतू गुफ्तगू, अब जैसे आपके साथ जब लाइव होती हूँ तो 2 घंटे ऑब्वियसली काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन क्योंकि वो एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। लेकिन मैं जब ऑफिस से निकलती हूँ और एक से दूसरी जगह जा रही होती हूँ तो अक्सर मुझे लोग कहते हैं यार फ़ोन उस वक्त कर लिया करो। मैं नहीं करती क्योंकि मेरे से इतना बोला ही नहीं जाता। और जिस दिन कभी मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़े, मेंटल फटीग, इमोशनल फटीग, और ऑनेस्टली व्यूअर्स, जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कभी कभी आप इनकरेक्ट, गलत बातें भी बोल जाते हैं और कभी कभी आप झूठ भी बोल जाते हैं, क्योंकि बातें बनाने के लिए आप अपना वो जो कहते हैं ना ऑनेस्टी वाला एलिमेंट छोड़ देते हैं। तो ज़्यादा बोलना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। हाँ, आपके काम की अगर रिक्वायरमेंट है, काम की हद तक करें। इवन घरों में आप देखें, जो घर में ख़वातीन बहुत ज़्यादा घर वालों पे बोलती हैं, या जनरली जो बहुत चैटी होती हैं, या जो मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा चैटी होते हैं या बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, मतलब, और बोलने में जो लोग बहुत बोलते हैं फिर उनको गुस्से भी तेज़, मतलब उनका गुस्सा भी तेज़ होता है, फिर जब उनको गुस्से चढ़ते हैं तो तब भी वो बहुत बोलते हैं। इसीलिए जब इंसान कम बोलता है और सोच समझ के बोलता है तो इवन गुस्सा या लड़ाई झगड़े के अंदर भी बंदा थोड़ा सा ज़बान को कंट्रोल में ले आता है। सो ज़्यादा बोलना बेतुका, फजूल, इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और जो लोग बहुत चुप रहते हैं, उसी के बरक्स जो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं वो भी नुकसान उठाते हैं। सो ज़्यादा बोलना और बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कम बोलना, ये दोनों चीज़ें आपके लिए मायूब रहती हैं। तो बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर अगर आप सोचें बहुत ज़्यादा, अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम अपने दिमाग को वेला रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे सोचते ही रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप उदास हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, या आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी। सोचना ज़रूर है, मगर ज़्यादा सोचना जो है वो इंसान को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, और फिर सोच सोच के इंसान अपनी खुशियाँ खुद छीन लेता है। तो अगर आपने सोचना भी है तो जब आपके दिमाग में अननेसेसरी एंड पॉइंटलेस थॉट्स और मायूब थॉट्स आनी शुरू हों तो फ़ौरन अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, किसी तरीके से अपने आप को किसी काम में बिज़ी कर लें, क्रोशे करना शुरू कर दें, कोई चीज़ देख के अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लें। टू मच थिंकिंग, जो लोग बहुत सोचते हैं उनकी अक्सर आप यहाँ पे माथे के बीच में लाइंस भी देखेंगे, कॉन्स्टेंटली एक परेशान एक्सप्रेशन देखेंगे। सो कोशिश करें कि सोचें भी उतना जितना ज़रूरी है। जब ऊट पटांग सोचें और नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाएं तो अपने माइंड को फिर किसी तरीके से मसरूफ़ करके डिस्ट्रैक्ट कर लें। रोना या हंसना, जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं वो भी अपने आप को एक क्लाउन टाइप इंप्रेशन उनकी पड़ जाती है लोगों को कि तो यह ही नॉन सीरियस बंदा। और फिर जब लोग रोते बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग होते हैं हर बात पे रोते हैं,
अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं तो नज़र तो ख़राब होगी सो होगी, लेकिन वो आंसू आपके दुख का इजहार करते हैं, मगर जब हर वक्त इंसान रोता है तो वो आपको इमोशनली भी बहुत कमज़ोर बना देता है। सो इंसान को सब्र और हौसला भी सीखना चाहिए। जहाँ पे हम हमेशा आपसे कहते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, अगर रोना आता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो ज़रूर करें, लेकिन ओवर एक्सप्रेशन भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में केयर करते हैं या बिल्कुल लोगों के बारे में केयरलेस हैं, अब केयरलेस इंसान वो है जो बिल्कुल ही सिर्फ अपनी ही ज़ात के बारे में बहुत फिक्र में रहता है और किसी के बारे में केयर नहीं करता, और जो बहुत लोगों के बारे में केयरिंग लोग होते हैं वो अपनी ज़ात को कोई टाइम नहीं देते। आप अगर बहुत ज़्यादा केयर करेंगे लोगों की तो फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। ये दुनिया बहुत सेल्फ सेंटर्ड है व्यूअर्स, और यहाँ हर कोई सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। सो अगर आप किसी के लिए भी अपनी जान मारें तो ये भी नोटिस करें और ऑब्जर्व करें कि अगला भी आपके लिए एफर्ट करता है। रिलेशनशिप्स को टू वे स्ट्रीट होना चाहिए, और ताल्लुकात में भी जो लोग एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या तो ओवर केयरिंग होते हैं या बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाते, दोनों चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। अब आप कहेंगे केयर ज़्यादा करने से क्या प्रॉब्लम है? भाई जब आप ओवरली लोगों का ख्याल रखते हैं, एक एक चीज़ के बारे में उनकी चीज़ें मैनेज करते हैं, अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की, तो बिल्कुल ही आप अगले बंदे को हेल्पलेस कर देते हैं, और उसके साथ साथ अपनी ज़ात इग्नोर और निगलेक्ट हो जाती है। तो करे, लेकिन जैसे कि मैं उस दिन, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हो रही थी, तो उनकी डिवोर्स हुई भी थी, तो उनकी फैमिली के थ्रू ही फिर एक रिश्ता आया और उसकी शादी हो रही थी। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा इस बार ना उतना करना जितना हैंडल कर सकती हो। अपनी पिछली शादी में इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया लोगों के लिए, घर वालों के लिए, कि फिर जब अपनी ज़ात का सोचा तो आपने फिर शिकायत की कि यार मैं तो कहीं बीच में रह ही गई। सो अपने आप को टाइम देना और अपनी ज़ात के लिए भी अब एफर्ट उतना ही करना जितना दूसरों के लिए करते हो, ताकि ये बात चुभे ना। ऑब्वियसली मसाइल तो बहुत से थे जब उनकी प्रीवियस मैरिज नहीं चली, बट केयरिंग टू मच, मेकिंग टू मैनी कमिटमेंट्स भी इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। फिर आपका एतबार, हर किसी पे बहुत ज़्यादा एतबार करना भी कोई सेंसिबल बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तो आपको किसी स्टेज पे धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ट्रस्ट ज़रूरी है, मगर अंधा ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी है। हर शख्स अपनी वफादारी और मासूमियत का, मतलब वो जो कहते हैं ना, की कदर नहीं करता। सो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन लोगों को ट्रस्ट करें या देखभाल के करें। अंधाधुन हर बंदे को हर वक्त हर किसी को आप ट्रस्ट करें, इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग। बच्चों को भी 100% ही ट्रस्ट करना चाहिए, थोड़ा उनकी चीज़ों पे भी चेक्स एंड बैलेंसेस रखने चाहिए, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। काम, या तो लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते, या इतना काम करते हैं कि वो स्ट्रेस के मारे अपने आप को मार ही देते हैं। सो काम भी उतना करें जितना मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो स्ट्रेस आपको मार देगी, और अगर आप बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे तो वो जो एक वेलापन है वो आपके दिमाग के अंदर वियर्ड किस्म के फतूर और इश्यूज क्रिएट करेगा। सो बहुत ज़्यादा काम और 24 घंटे काम, और एट द सेम टाइम बिल्कुल ही कुछ ना करना, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, उनसे हमने अपने आप को बचाना है। हर वक्त सिर्फ काम करने वाले लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना ही भूल जाते हैं। फिर मेकअप, देखें जितना ज़्यादा आप मेकअप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। देखिए मेकअप आपको काफ़ी हद तक यूवी रेज और चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन मेकअप एक अच्छी चीज़ है। आप उसको अपना अगर असल चेहरा छुपाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, और वो आपकी नेचुरल खूबसूरती को ख़त्म करती है। सो मेकअप, खाना पीना, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे अगर आप लेके जाएं तो वो नेगेटिव है। एंड देन ऑफ कोर्स खाना। अब अगर खाने की बात करनी है तो पहले ही हम शेफ़ अनम शेख के पास शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वो हमें अपनी राय दे सके। जी शेफ़ अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं? ऑल वेल? यस, आज टॉपिक आपका इतना अच्छा है ना, और इतना मतलब वो रिलेटेड है, मतलब हर आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर। किसी चीज़ का भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो वो खाने में ख़ास तौर पे आ जाती है। जैसे भी आपने स्टार्टिंग में एक बड़ी अच्छी बात की कि अब जो पोर्शंस आते हैं वो कम से कम 2 लोगों के लिए गुड इनफ होते हैं, लेकिन हमारे क्या है कि वो कहते हैं कि ये सिंगल सर्विंग। अगर होटल जाना है तो खाना है तो फिर मुका के आना। एग्जैक्टली। बात ये है कि अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं खाना, उतना खाएं जितना आप
आपका पेट आपको गुंजाइश देता है बिल्कुल। और बाकी का जो खाना है वो पैक करा ले। ऐसा ही है, लेकिन वो नहीं जुगन भी वो कहते आपको हैं पता है कि मैं वही क्या करती हूँ, मेरे पास जब भी इंडिविजुअल सर्विंग आती है ना, मैं कहती हूँ जी मुझे साथ एक खाली प्लेट ला दे। तो कहते हैं क्या मतलब, तो मैं कहती हूँ जी मैं इसमें से उतना निकाल लूंगी जितना मैंने खाना है, बिल्कुल सही, बाकी का मैं पैक करा लूंगी। बिल्कुल साफ भी होगा, अगर हाँ। आपने किसी को देना भी है। बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये कि अगर आपने ऑर्डर किया और आपको ये है कि ये खाना ज़ाया ही होगा तो उसको पैक करवा लें। मोस्ट रेस्टोरेंट्स आपको पैकिंग ऑप्शन देते हैं। एग्जैक्टली। बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हर बार जब बाहर जाएं, और आजकल लोग इतनी होटलिंग करते हैं, 90% खाना बाहर खाते कहते हैं हम तो घर पे कुछ खाते ही नहीं है। बिल्कुल। आप घर पे होते कब है जो आप घर पे नहीं खाते? ऐसा ही है। और जो किचन के अंदर आपको ख़ास तौर पे इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है अपनी एक ना, हमारे जब हम होटल फील्ड में जब जाते हैं तो एक वहाँ पे एक चीज़ हमें सिखाई जाती है इनिशियली, वो होता है जी 250 ग्राम्स जो होता है ना खाना, वो गुड इनफ होता है। चाहे बंदा जो है वो जितना मर्जी भी खाने वाला हो, जितना मर्जी भी क्रेज़ी और जितना मर्जी फूडी भी हो, लेकिन उसके लिए भी 250 ग्राम का जो पोर्शन है वो गुड इनफ होता है। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ को बैलेंस करके अगर आप खाएंगे और ज़िंदगी में भी अगर वही बैलेंस रखेंगे तो आप एक अच्छी जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होगी, और किचन में भी कुछ चीज़ें कुकिंग के दौरान हम लोग ज़्यादती करते हैं उन पे भी बात करेंगे कि थोड़ा सा इन चीज़ों को आप बैलेंस में ले आएंगे, मैनेज कर लेंगे तो बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ अनम के किचन में। हम बात कर रहे थे चीज़ों की ज़्यादती की। ज़्यादती कहने लगी थी, वो इतनी आदत पड़ गई ना, मजाक मजाक में एक दूसरे का हम शेयर करते हैं, हम जो कहते हैं ना तुम मेरे से ज़्यादती करियो मत करो। है किसी भी चीज़ की ज़्यादती गलत है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जैसे कि किचन में हम लोग जब कुकिंग कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सेस में बेतुकी करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले बता दें बना क्या रही हैं, क्योंकि आज स्टेप्स काफ़ी हैं। जी बिल्कुल, आज हम बनाने जा रहे हैं जी बेसिकली बारबेक्यू तंदूरी चिकन बिरयानी। अच्छा, बारबेक्यू चिकन तंदूरी बिरयानी जो है थोड़ी सी रिवायती बिरयानी से डिफरेंट है, क्योंकि इसका चिकन अलग प्रिपेयर होगा, मसाला अलग बनेगा और फिर उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे, लेकिन असेंबलिंग में भी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे जो है हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो एक बोल में मैं कुछ निकाल लूंगी जी, और बाकी कुछ वो ऊपर से डालने के लिए जी, और कुछ जो हैं वो हम उससे मसाला बना लेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें 1 किलो चिकन है उसमें हम ऐड करेंगे तंदूरी चिकन मसाला। यहाँ पे मैंने कुछ करना है जी बिल्कुल, इधर आप चिकन फ्राई करेंगे, मैं बस आपको मैरिनेट करके दे रही हूँ। और इसमें ऑयल डलेगा? जी बिल्कुल, थोड़ा सा लाइक हाँ इतना बहुत है। और साथ में इसके अंदर जो है हम मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, आपने नमक जो है वो बहुत ही ध्यान से ऐड करना है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा, और बाकी रिमेनिंग हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ये मसाला, हमने साबुत जो मसाले हैं उसको हमने किया हुआ। जब मैं आपको रेसिपी बताऊंगी तो मैं आपको इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये मसाला हमने सारा नहीं डालना, थोड़ा सा जो है हमने उसको बचाना है, जिसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसिकली अपनी बिरयानी के ऊपर जब हम दम लगाएंगे। अच्छा, दही की क्वांटिटी बिल्कुल हम थोड़ी ही मुनासिब ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे कोटिंग के तौर पे। बिल्कुल, ताकि सिर्फ हमें जो है एक अच्छा सा दही के ऊपर ग्लेज सा मिल जाए। अब आप इस टाइम में जो है इसके अंदर बेशक लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और विनेगर भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और इसी तरीके से इस चिकन को आप मैरिनेट करके जो है तकरीबन अगर ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और अगर मिनिमम टाइम है तो कम से कम 2 घंटे आप इसको जो है मैरिनेट करके जो है चिकन को इस तरीके से रखें। अब यहाँ पे इसी तरीके से चिकन को आप बड़े पीसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक लेग एंड ब्रेस्ट को भी आप जो है आराम से इस तरह से मैरिनेट करके और बड़े बड़े पीसेस के अंदर जो है वो आप बना सकते हैं। इस तरीके से ये अच्छी तरीके से हो गया है मैरिनेट, और अब हम इसको करेंगे उसमें हल्का सा जो है फ्राई। अब इसको हमने तकरीबन जो है वो सारा डालना है? हाँ जी, सारा डालना है। इसको तकरीबन हमने जो है हाफ मतलब फुल डन कर लेना है, और फुल डन करने के बाद फिर हम इसको
जो है वो लगाएंगे स्मोक कोयले का और इसको अलग रख देंगे। अब इस साइड पे जो है हमारा मसाला रेडी हो रहा है। उसके लिए जो है अगर आप कहती जुगन अभी तो मैं रेसिपी बताना स्टार्ट कर दूँ। प्लीज़ आप रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताएं जी मैं तब तक थोड़ा सा अपना काम सेट बिल्कुल। बारबेक्यू तंदूरी चिकन बिरयानी के लिए हमें सुर्ख मिर्च साबुत 6 अदद चाहिए, साबुत सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल 1 अदद, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्चें 10 अदद, लौंग 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, जर्दे का रंग 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर हस्बे जायका, हल्दी इसमें आया तकरीबन जाएगी 1/4 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, दही हम तकरीबन इसमें 1 कप से आधा कप के दरमियान में ऐड करेंगे। लीमू का रस आप इसके अंदर डाल सकते हैं 1.5 खाने का चम्मच, और चिकन जो है बिरयानी कट हम इसके अंदर 1 किलो ऐड करेंगे। बिरयानी के मसाले के लिए घी हम इसमें 1.5 कप के करीब यूज़ करेंगे, 4 से 5 अदद प्याज यूज़ करेंगे, और साथ में इसके अंदर हरी इलायची 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, टमाटर 4 अदद, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर इसमें जाएगा हस्बे जायका, और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 कप, पुदीना 1 कप, फ्राइड प्याज 1 कप, चावल 1 किलो उबले हुए, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, तंदूरी टिक्का मसाला 1 पैकेट, और कोयला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सिंपल धुआं स्मोक के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि चिकन को मैरिनेट कर लेना है। आपने बिरयानी कट के पीसेस ले लेने हैं, और बिरयानी कट के लिए आपको जो है थोड़े से साइज़, क्योंकि चिकन के पीसेस थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, आपने वो ले लेने हैं। लेने के बाद आपने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, तंदूरी टिक्का मसाला, साथ में इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सारे मसाले डालकर और थोड़ा सा लेमन जूस और दही डालकर अच्छी तरीके से उसको मैरिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का कलर चाहिए तो आप बेशक उसके अंदर जो है थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप डालकर उसको मैरिनेट कर दें मिनिमम 2 आवर्स, और मैक्सिमम अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। दूसरी साइड पर हम करेंगे अपने मसाले की तैयारी। तो मसाले के लिए हमें चाहिए जी प्याज हम करेंगे तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज होंगे, जिसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। एक पोर्शन हम उसमें से निकाल लेंगे, बाकी हम रिमेनिंग उसको घी में ही रहने देंगे। 1.5 कप के करीब घी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 किलो चिकन है और 1 किलो ही राइस है, तो उसके लिए तकरीबन हमें 1.5 कप घी की ही ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल आपने आप कुछ कह रही थी जो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी, आप तरीका बता दें, फिर उसके बाद मैंने जो ज़्यादती की बात करी थी ना चीज़ों की, उसकी तरफ आना है। बिल्कुल। आपने प्याज को फ्राई कर लेना है, उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, साथ मसाला जब चले जाएंगे, बिरयानी मसाला चला जाएगा, टमाटर डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसको पकने देंगे जब तक टमाटर अच्छी तरीके से गल नहीं जाएंगे। फिर थोड़ी सी दही डालकर इसको तब तक पकाएंगे जब तक मसाला अच्छी तरीके से भून नहीं जाएगा। मीनवाइल जो है हम जैसे ही हमारा चिकन कुक हो जाएगा तो हम उसको कोयले का स्मोक लगा देंगे। चावल जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं उनको लेयरिंग में करेंगे। सबसे पहले जो है राइस डालेंगे, उसके ऊपर मसाला डालेंगे, फिर राइस, और फिर जो हमने ये चिकन प्रिपेयर किया है वो डालेंगे। और एक चीज़ इसमें बड़ी ही थोड़ी यूनिक होगी, थोड़ी सी दही के अंदर हम टिक्का मसाला डालकर मिक्स करके वो हम दम के वक्त जो है अपने चावलों के अंदर ऐड ऑन करेंगे। उससे जो है बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। हरा धनिया, हरा पुदीना और साथ में हरी मिर्चों के साथ जो है हम इसकी फाइनल गार्निश करेंगे। यस बाजी याद कौन रखे सब कुछ? वो तो जुगन आप वो बताने में ऐसे लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत इजी है भाई। आप रिपीट पे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, प्रो टीवी पे भी रिपीट होगा और अदरवाइज भी होगा, तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा ये रेसिपी फिर से, क्योंकि मैंने तो बना खुद रही हूँ, मैं रेसिपी ये यूट्यूब पे भी देखूंगी जाकर। हाँ, क्योंकि थोड़े से इस देखिए हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पे जाता है, डेली अपलोड होता है, तो जो कोई चीज़ मुझे कभी कभी ना इतना फनी लगता है, लोग फ़ोन करके मुझे कहेंगे वो ना आपके 4 दिन पहले ना प्रोग्राम पे फलां डॉक्टर आए थे, तो वो कौन थे? तो मैं कहती हूँ फलां डॉक्टर कौन? भाई तुसी ऑनलाइन चेक ते पहले कर लो कि किदी गल कर रही हैं। एक सेकंड मैं ये इसको निकाल, ये लो अभी से निकाल लो। हाँ जी, बस निकाल लो, इतना इज इनफ। हाँ ये देख लो, ये येलो है अभी। अच्छा है, अच्छा हाँ, थोड़ा सा रहना है इसको। हाँ, तो मैं जो बात करना चाह रही थी ना, जो हम एक्सट्रीम्स में जाते हैं, मैं उसको ज़रा टच करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं एज अ शेफ आप क्या देखती हैं घरों में, इवन अपने घर में भी जब आप नहीं बना रही होती चीज़ें, कि किन चीज़ों की ज़्यादती होती है? सबसे ज़्यादा मैंने अपने घर में भी, मैं अक्सर अपनी मम्मा से भी ये बात डिस्कस करती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर लोग किसी चीज़ की ज़्यादती करते हैं ना खाने में, तो वो ऑयल की ज़्यादती। अब आप ये देखें कि हम चिकन को अगर बना रहे हैं तो आप बताएं मुझे इसमें ऑयल कितना है? कितना को आपको घी नजर आ रहा है? हार्डली 4 to 5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाला होगा।
और पूरे 1 से 1.5 कप के करीब तकरीबन हमारा, आप उसका प्रोपोर्शन देख लें कि वो 2 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2 किलो में कन्वर्ट होने के बाद जो है हम उसके अंदर तकरीबन 1 से 1.25 कप के करीब जो है घी यूज़ करें। और ये खाना तकरीबन कोई 7, 8, 10 लोग जो हैं वो खाएंगे, उनके लिए इतना घी डल रहा है। अक्सर औकात मुझे यही लगता है। ये मैं निकाल दूँ? हाँ जी, निकाल दें, इसमें निकाल दें बेशक। नहीं नहीं, मैं उस बोल में डालूंगी ना, आपको निकाल दूंगी। मैंने कहा मैं ये ऑयल इसका पहले बिल्कुल। थोड़ा और सा। उसमें ये है कि और ये कितना मैं डालूं? थोड़ा सा और फिर इसके अंदर अब हमने क्या इसमें डाला? अब आप जो है ये पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगी। नहीं, पहले आप मुझे वो मसाले दे दें, ठीक है, ये मैं उनको रोस्ट कर लूँ थोड़ा सा। ये ऑयल भी अगर मैं इसलिए बताऊं क्यों, क्योंकि बाद में हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ये देखिए थोड़े से मैंने इसमें वो डाल दिए ताकि वो 2 मिनट के लिए ना वो पक जाए हमारा मसाला भी। एग्जैक्टली। ये अनियंस भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, जो हमने इतनी मेहनत से किए हैं। फ्राई साफ किया। काउंटर्स यूज़ करेंगे भी हाँ जी। तो कभी भी आपको इशू नहीं होगा। अच्छा, अब आप इसमें अदरक लहसुन डाल दें जी। ताकि हमारी अनियंस की कुकिंग रुक जाए। ये देखिए, ये हमारी अदरक लहसुन की भी पेस्ट चली गई। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है? अच्छा जी, अब जो आप इसमें नेक्स्ट स्टेप है कि बस ये थोड़ा सा फ्राई होगा, साथ ही हम ये मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। बिल्कुल। और उसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला। बे- अच्छा, अब क्योंकि नमक का हमने नमक बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक होता है, क्योंकि टिक्का मसाला जो ऐड किया है उसमें भी नमक है। तो मतलब कि हर चीज़ में नमक है, तो आपने नमक को बहुत बैलेंस करके जो है इस रेसिपी में डालना है। ये देखिए, चिकन भी जो है वो यहाँ पे, इसका ढक्कन कहाँ है? हाँ जी, ये ढक्कन भी हमारा रेडी है। जी। हमारा कोयले का स्मोक भी ऑलमोस्ट रेडी है। बिल्कुल। और ये जो है अब बस और 1 आध मिनट में जो है हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर डालकर और अब हम इसको पानी डालकर पकने के लिए तब तक छोड़ देंगे जब तक अच्छे तरीके से जो है हमारे टमाटर की ग्रेवी की फॉर्म में ना आ जाए। जब टमाटर एक ग्रेवी फॉर्म में आ जाएंगे उसके बाद फिर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। फिर हम उसमें थोड़ी सी दही डालेंगे, दही डालकर और फिर मसाले को अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करेंगे। और इसके बाद जो है तकरीबन जुगनाबी हमारा सारा काम हो गया। सिर्फ इसके बाद पानी जो कितना है डालूं? लेयरिंग। हाँ जी, डाल दे पानी। कितना? डाले थोड़ी, बस बहुत है। बिल्कुल से। ओके, ये लीजिए। अब हम इसका चूल्हा ऊंचा कर सकते हैं हाँ ताकि जी। वो हम इसको अच्छे से वो बना लें। वहाँ पे चिकन जो है वो ऑलमोस्ट डन है मेरे ख्याल से। कितनी और देर करूँ? इसको इसके अंदर थोड़ा सा बेशक पानी डाल दें, क्योंकि इसमें पकना नहीं है ग्रेवी के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, इसने ग्रेवी के अंदर इसमें ग्रेवी में नहीं पकना नहीं है। इसमें अलग से ही जो है जब हम लेयरिंग करेंगे तो ये सबसे टॉप पर हम डालेंगे। और इसके लिए हमें चिकन जो है वो 100% कुक चाहिए हमारा। ठीक है। हाँ तो ये मैंने फिर इसमें डाल के हाँ, नीचे से इसको जो हल्की आंच करके इसको हम थोड़ी देर दम की आंच में जो है वो पका लेंगे। अच्छा, ताकि और दम की आंच पे अब मैं इसके ऊपर कोयले का भी स्मोक दे दूंगी। जी। कोयले का स्मोक आप डाल के बाद में भी पहले भी रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल, उससे बिल्कुल ऐसा ये ही कोई है। लास्ट स्टेप होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो ज़रूरी क्योंकि अब नहीं है हम कि आप उसको अगर आप जब लास्ट में करते हैं तो कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है स्मोक कोयले की पसंद नहीं होती, तो वो बेशक जो है इनिशियली ऐड कर लें। लेकिन आपको अगर प्रॉपर कोयले वाला फ्लेवर चाहिए, मतलब कि आपकी बिरयानी में भी फ्लेवर आए, तो उठाएंगे एक सेकंड मेरी जान जी। और ये हमारा हो गया कोयला और ये हो गया ध्यान से जुगना पे। ये हमने डाल दिया कोयला। ये आ गया हमारे पास ढक्कन। ये आ गया 2-3 कतरे तेल। लो जी, अब इससे आसान काम क्या है ज़िंदगी में? मुझे सिर्फ ये बता दें आप लोग। इससे आसान काम जो है वो, मतलब हमने तकरीबन काम जो है अपना वो सारा जो है वो ख़त्म कर लिया हुआ है। अब बस ये मसाला मीनवाइल बनेगा। मैं उसको और बिल्कुल हीट को अब लोने लो कर बिल्कुल। दिया ताकि वो उसके अंदर मसाले पक में जाए। कुक हो जाए। यहाँ पे हम अपने उसमें मसाले में पकोगे जी। और So, तकरीबन हमने हाँ। काम खत्म कर लिया। हाँ, और यहाँ पे ना हमने इसको ब्लॉक कर दिया ताकि इसके अंदर से धुआं ना निकले। धुआं ना निकले, सो ताकि अच्छी तरह। अच्छा, मैं ये बता रही क्योंकि थी बात ये कि ना कि देखा लोग अपनी डिवाइसेस निकाल के चीजें कर रहे होते हैं, मसाला डाल के चला गया। हाँ। अच्छा जी, तो आप बताएं लोगों को कि अच्छा, क्या मैं करना ये है? बता रही थी कि अगर आपको ज़्यादा स्मोक पसंद है तो आप लास्ट में बिल्कुल जो है वो स्मोक लगा सकते हैं अपनी बिरयानी को, और कम्प्लीटली जब दम पे लगाएं उसी वक्त ही स्मोक लगा के आप जो है आराम से उसको रख लें। अच्छा, एक ये मसाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि साबुत गोल मिर्चें जो होती हैं, साबुत गरम मसाला डालकर और उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा सूखा धनिया डालकर उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने उसको अच्छी तरीके से जो है अपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद
आधा मसाला हम अपने चिकन में ऐड कर देंगे और आधा मसाला जो है हम ऐड करेंगे बिरयानी के ऊपर। और जब आप ये काम कर रहे हो तो प्लीज़ अपने किचन का दरवाज़ा खोल दिया करें, स्पेसेस को ओपन आउट कर दिया करें, क्योंकि ये जो कोयले की स्मेल होती है ना वो दिमाग को चढ़ती है। बिल्कुल सो हमेशा डोर्स को ओपन रखें ताकि आपको वेंटिलेशन मिल जाए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है। बिल्कुल बिल्कुल। और डायरेक्ट नहीं लगाना, अब उसका धुआं खत्म हो गया। मैं सिर्फ दिखा, ये देखें, आपने धुआं नहीं, डायरेक्ट कोयला भी नहीं रखना। मुर्गी का एक पीस भी आ गया, आप वापस जाएं, थैंक यू। कोयला डायरेक्ट भी नहीं डालना, बिल्कुल ठीक है, डन डन डन। सो बस अब हम इसको जी क्लियर करके, ये इसको ऐसे करके, ताकि जो इसके नीचे भी लगा हुआ था वो भी हम, अब ये सिर्फ कुकिंग की प्रोसेस में है व्यूअर्स। बिल्कुल। अब हमारा काम तकरीबन खत्म हो गया है। अच्छा, अब तेल की ज्यादती की बात हुई है जी, तो तेल की ज्यादती के अलावा और कौन सी चीज़ है? मैं बताती हूँ आपको। मसालों की ज्यादती, एग्जैक्टली मैं इसी पे आने लगी थी। मिर्चें लोग दिल खोल के, अच्छा मैं बहुत से मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके घर का खाना मुझे पर्सनली पसंद है। लोग क्या करते हैं, या तो फिर बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, बहुत तेज मसाले होते हैं, या फिर नमक तक नहीं डालते। एग्जैक्टली भाई देखिए, नमक हस्बे जायका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अगर किसी को घर पे खाने पे बुला रहे हैं और आप लोगों के घर में वो वाला इशू है कि लोग डायबिटिक वगैरह, तो कम से कम नमकदानी या व्हाटएवर कुछ साथ जरूर में रखें, ब्लड प्रेशर वगैरह। और एक और जुगन आपी, एक जो या तो लोग चावल बहुत ज्यादा कच्चे रख देते हैं या फिर बहुत ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम लेयरिंग ना स्टार्ट कर दें। हाँ, लेयरिंग के लिए सबसे पहले हम इसमें राइस डालेंगे और फिर जब ये मसाला बिल्कुल डन हो जाएगा, सबसे पहले तो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सी टिप दे दूं व्यूअर्स, बेस पे ना ऑयल लगाया करें ज़रूर। इतना ऑयल लगा दें या कोई घी या चीज़, बिल्कुल हल्का सा, ताकि नीचे से ना आपके राइस थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाए। बिल्कुल, तो वो बड़ा मज़े का क्रंच आ जाता है। अगर आपको नहीं चाहिए वो वाली लुक, ये बस इतना सामने बेस पे लगा दिया। लोग क्या करते हैं, एक एक चम्मच तेल का बेस में डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं है। और साथ में हाफ पोर्शन जो है हम राइस का इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद जैसे ही मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है, अच्छा अब मैं आपको ना वो भी दही का भी मसाला बनाना बता देती हूँ, ताकि इसके अंदर अब मसाला डाल, इसमें अब दही डालनी है हमने कि नहीं? अभी जब ये टमाटर हो जाएंगे अच्छी तरीके से तब दही डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर तकरीबन हम ऐड करेंगे हाफ कप के करीब जो है दही, और दही के अंदर हम ऐड करेंगे ये जो अब आप इसमें डालने लगे हैं मसाला, टिक्का मसाला जो है हम इसमें डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरीके, अब जब हमने बिल्कुल हमारा मतलब मसाला रेडी हो जाएगा और हमारी लास्ट लेयरिंग जो है वो होगी, तब हम इसके अंदर जो है ये ऊपर से डालेंगे उसके अंदर, ताकि उसका कलर और फ्लेवर भी आ जाए। हाँ जी, और क्योंकि दही है वो थोड़ा पानी रिलीज करेगी। इसको जो राइस है इसको तकरीबन मैंने अभी 80% बॉईल किया हुआ है, मतलब अभी इसमें 20% कसर है जो कि दम के टाइम पे हो जाएगी और कुछ जो पानी दही रिलीज अपना करेगी उससे भी जो है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ऑरेंज फूड कलर जो है मैं ऐड करूँगी, जो इसको बहुत अच्छा सा जो है, जब आप इसको मतलब चावलों का दम खोलेंगे तो बहुत अच्छा सा जो है एक इफेक्ट आएगा राइस में आपके। बिल्कुल सही। तो ये अच्छा, वो उसको यहाँ पे मैं एक और चीज़, तीसरी एक्सट्रीम जो हम अपने घरों में बहुत यूज़ करते हैं वो है पैकेज्ड आइटम्स। बिल्कुल, देखें, टमाटर आप छील के इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चॉप्ड टमाटर टिनों में क्यों लेते हैं? चने आप बड़े आराम से घर में उनको रात को सोक करें और सुबह उनको पका लें। और जुगन आप भी उसके जब रात को सोक हो, जब चने रात को सोक हो जाते हैं ना, तो सुबह तो उनको प्रेशर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं यही तो कह रही हूँ ना, हर चीज टिन में। उस दिन मैं अपनी दोस्त की तरफ गई, उसने टिन खोला, उसको ड्रेन किया, उसमें मटर, मैं कहा टिन्ड मटर कौन खाता है? कहती है वो, मैंने कहा कि इजी हो जाएगा, मटर कभी कभी गलाने में टाइम आ जाए कि यार। तो ये जो तीसरी चीज हमने करनी शुरू की है ना, इतना ज्यादा पैकेज्ड चीजों को यूज करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, और ये जो है ये अभी हमारा, हाँ, इसको भी थोड़ा सा टाइम, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे चिकन मैं आपको बता सकती हूँ बड़े वसूख से तैयार हो गई है। बिल्कुल, आप इसका जो फ्लेम है वो तेज कर दें ताकि इसका मसाला जो है फ्लेम भी मैंने तेज करना है और उसके साथ साथ इसको आप खुला पकने देना। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि ये जो पानी है ये इसका बैलेंस में आ जाए और ये पानी जरा थोड़ा सा ड्रेन आउट हो जाए। तो हम अब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आज गैजेट के यूज पे बात करेंगे, लेकिन एक पीडियाट्रिशियन से, इसलिए क्योंकि बच्चों के डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि जी बच्चों को नुकसान है, आप लोग गैजेट से हटाएं। उन्हीं से गाइडेंस लेंगे कि भाई गैजेट्स की तरफ उनका रुझान होता कैसे है, कंट्रोल कैसे करें, किस तरह बैलेंस में लेके आएँ, और ऑफ कोर्स इसके जो नुकसानात मेडिकल फील्ड में नज़र आ रहे हैं उन पे भी डिस्कशन करें। माहिर नफ्सियात तो कह रहे हैं
लेकिन जो आपके एलोपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपको वादा किया था कि आज हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन को बुलाया तो है, लेकिन हमने उनसे किसी स्पेसिफिक, वो जो कहते हैं ना, एलोपैथिक बीमारी की बात नहीं करनी। हमने एक ऐसी चीज़ की बात करनी है जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां और इश्यूज बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि स्टंटिंग आजकल बच्चों की इसलिए हो रही है क्योंकि वो खा पी नहीं रहे सही तरह से। मैं एज अ पेरेंट ये फील करती हूँ कि हो रही होगी इस वजह से, क्योंकि खुराक भी ख़राब हो गई है बच्चों की और वो चीज़ें भी बड़ी ऊटपटांग खाना शुरू हो गए। लेकिन इन सब चीज़ों की जड़ जो है वो है बच्चों का डिजिटल डिवाइसेस, जिसमें मोबाइल, टैब, टीवी, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जिसके ऊपर हम लोग कुछ देख रहे होते हैं, उस स्क्रीन की बात हो रही है। तो आज हम स्क्रीन की बीमारी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने मुझे 3 साल से ये बात कही हुई है कि चुगन, कभी हम टाइफाइड पे बात करते हैं, कभी मलेरिया पे बात करते हैं, पोलियो पे बात करते हैं, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की नशोनुमा के लिए बड़ी छोटी एज पे जानना ज़रूरी है। जब टू लेट हो जाता है तो 1000 आर्टिकल निकल आते हैं, लेकिन इट्स टू लेट, एंड दैट इज़ डिवाइसेस। तो हमारे साथ आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट ब्रिलियंट इंडिविजुअल, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, बहुत ही प्यारे डॉक्टर शहजाद हैदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रियली ऑब्लाइज्ड कि यू हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल के बच्चे बहुत छोटी उम्र पे टैब्स, डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। उस सवाल को भी टच करने से पहले ये टॉपिक आपके ख्याल से क्यों ज़रूरी है? मैं इसका फ्रॉम द लास्ट 15 ईयर्स एडवोकेट भी हूँ, प्रोपोनेंट्स भी हूँ, जबकि ये इतना मेन स्ट्रीम नहीं था। मैं उसको भी कहता था इट वाज द मोस्ट डैमेजिंग, मोस्ट काउंटर प्रोडक्टिव, कि कई दफ़ा जो है ना वालिदैन जो हैं वो एक छोटी सी बेनिफिट के लिए कि मैं ये दे दूँगा, बच्चा खुश हो जाएगा, चुप हो जाएगा, 4 घंटे गुजर जाएंगे और मैं ये दे दूँगा और अपने काम कर लूँगा। इट वाज नो सब्स्टिट्यूट, इट वाज अ वेरी चीप सब्स्टिट्यूट फॉर बेबी सिटिंग। और ये उनकी मेंटल डेवलपमेंट, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कौन सी बात की बात करेंगे? ये बुनियाद है जहाँ पर आप बुनियाद के अंदर इतना बड़ा रखना डाल देते हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगी। आपने बेबी सिटिंग का वर्ड यूज़ किया। उस दिन ना मैं अपनी एक दोस्त को कहा कि यार आज मेरी बेबी सिटिंग की ड्यूटी है, तो कहते हैं अपनी औलाद को बेबी सिट नहीं किया जाता। सो बात यह है कि डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी डिवाइस पे डाल दी है। बेबी सिटिंग तो कोई आके करता है ना, कोई नैनी शैनी वगैरह। पहले तो क्या होता था कि माएँ घर में किसी को, स्टाफ मेंबर या किसी घर के किसी फैमिली मेंबर को बच्चा हैंड ओवर किया जब वो अपने बाकी मामलात कर रही थी। फिर होना ये शुरू हुआ कि माओं ने उनको देना शुरू किया, और जो वो इंडिविजुअल्स थे, माएँ भी करती हैं, उन्होंने आगे डिवाइसें पकड़ा दी, क्योंकि उन्होंने भी डिवाइस देखनी होती थी। लेकिन कितनी ज़्यादती है डॉक्टर साहब कि 3 माह के बच्चे के सामने आपने बिल्कुल आंखों के सामने कार्टून लगाए हुए, ना तो उस बच्चे ने मांगे, ना तो उसे पता है कार्टून क्या चीज़ है। माँ की कोख में कौन सा कार्टून होता है? हम वैक्सीनेशन करने लगते हैं तो उनके इंस्टिंक्टिवली पेरेंट्स जो है ना वो निकाल लेते हैं, जनाब ये मोबाइल है और ये मैं इनको कार्टून लगा दूँ। मैंने कहा उसको रोने दें, इट इज़ अ नेचुरल थिंग, आप इसको पीछे रखिए एंड लेट हिम बी नेचुरल। और ये जो आपकी मीडिया की एडिक्शन है, स्पेशली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एडिक्शन है, ये आपके डोपामीन पाथवे को टच करती है। अब समझाइए क्या चीज़ है? डोपामीन पाथवे ये है कि ये आपको क्विक रिवार्ड देता है, आपके दिमाग को एकदम फ़ौरन एक सेटिस्फेक्शन, एक आपको बड़ी दिमाग को जप्फी पड़ जाती है। आपको दिमाग को ठंड भी पड़ जाती है, खुशी भी हो जाती है, आपकी एकदम जो है ना जज्बात की उसमें बड़ी तर्जुमानी भी हो जाती है, और आप समझते हैं कि मैंने ये बात की और मुझे फ़ौरन उसका नतीजा मिला और नतीजा मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह से ये होता है कि आपके पढ़ने की जो स्लो टास्क होती हैं, रीडिंग की, राइटिंग की, जो कि आराम से आपसे मेडिटेशन डिमांड करती हैं, कंसंट्रेशन डिमांड करती हैं, आपकी वहाँ पे मुकम्मल तवज्जो डिमांड करती हैं, वो स्लो टास्क होती हैं, उसके लिए आपके पास टेम्परामेंट ही नहीं रहता, आपकी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है।
यही नहीं, आपके जो कॉर्टेक्स है ब्रेन का, उसके अपना सब्सटेंस मैटर जो है फ्रंटल कॉर्टेक्स का, वो भी कम हो जाता है, जिसने कि सारी डिसीजन मेकिंग करनी होती है और हायर थिंकिंग करनी होती है और क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। ये बच्चों को तो छोड़ें, ये जो भी इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा वो अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। देखिए डॉक्टर Whether it साहब, be- आपको, मुझे या इवन अनम का जो एज ग्रुप है, हम सबको तो बड़े होने के बाद इन चीज़ों की, बिकॉज आई रिमेंबर आई गॉट माई फर्स्ट लैपटॉप व्हेन आई वाज इन कैनेडा। ये मैं समझ- मेरा सेकंड, हाँ 18 साल की थी, और उस वक्त लैपटॉप बड़ी एक महंगी चीज़ होती थी, बट मुझे अपने स्कूल के काम के लिए चाहिए था। आजकल तो आप एक छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल, 2 साल का बच्चा मोबाइल हाथ में लेके घूम रहा है। फ़र्क ये कि हम लेट इस चीज़ की तरफ आए हैं। मुझे कंसर्न उन बच्चों का है जो इस मीडिया की दुनिया में पैदा हुए हैं, जो इस वक्त 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, 8 साल के हैं, जो जिन्होंने कि इस देखा ही साल- सिर्फ ये है। ये जो आप इस साल पैदा हो रहे हैं उनको हम जो है ना जनरेशन सिग्मा के नाम से कहेंगे, ठीक है जी, वो जनरेशन जी एंड ऑल दैट थिंग। और ये है कि आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं, आपकी पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, इसे कहते हैं नेक टेक। आप एक ख़ास पोस्चर से देखते हैं, आपकी नेक की जो है ना वो ख़राबी आ जाती है। ब्लू लाइट जो वहाँ से एमिट होती है वो आपकी आँखों में के वहाँ पे जाके मेलाटोनिन नहीं बनने देती। मेलाटोनिन की एब्सेंस के अंदर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नींद बज़ाते खुद एक रिपेयर है, एक ग्रोथ है। अच्छा, और कितना ज़्यादा आजकल डॉक्टर साहब सप्लीमेंट्स चल रही है। कभी अपना फ़ोन खोलें तो मेलाटोनिन या मेलाटोनिन, जो भी आप जिधर से भी बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन, उसकी कैप्सूल्स मिल रही हैं, जो चीज़ आपका जिस्म बनाता है। अच्छा, अब इंसुलिन का इंजेक्शन इंसुलिन नहीं लगानी। डायबिटिक लोग शुरू में इंसुलिन लगाने से इनकार कर देते हैं, जो उनका जिस्म नहीं बना रहा जो ज़रूरत है, लेकिन वही लोग मेलाटोनिन की गोलियां खा लेंगे रात को, बिल्कुल खाएंगे। तो वो भी तो आपके जिस्म बनाता है। मेलाटोनिन की एक नेचुरल प्रोडक्शन है कि आप 12 से 3 बजे के दरमियान में गहरी नींद में बच्चा होगा तो ढेर सारा मेलाटोनिन पैदा हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन पैदा होगा और वो भी पैदा होगा, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन जो है बताते खुद इज़ अ गेम चेंजर। आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, हाइट बहुत अच्छी होती है, आपकी जो डाइजेशन बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो बच्चे तो सारी रात अपनी डिवाइसेस पे होते हैं और कि वो पापा घर आएंगे काम से तो तब हम सोएंगे। 12 से 3 भी गहरी नींद चाहिए। गहरी नींद में पहुंचने के लिए आपको 3 घंटे लगते हैं। सो क्रिटिकल टाइम इज़ 9 o'clock। और पुराने वक्तों में जो एक हुआ करता था कि ये मगरिब से पहले घर आ जाओ और इशा के बाद सो जाओ, दैट वाज ऑब्जर्वेशन बेस्ड। नाउ इट इज साइंटिफिकली आप प्रूवन। देखें कि आप अगर ईशा के बाद सो जाएंगे तो आप फिर फजर पे जागेंगे तो आप रिफ्रेश जागेंगे, आपके 8 घंटे पूरे। 12 से 3, अच्छा ये कहते हैं जी ये रात को उनको पढ़ना। मैंने कहा अगर 12 बजे सोएगा तो वो तो अपने उस गोल्डन पीरियड को मिस कर जाएगा। एंड इट इज़ सच अ गोल्डन पीरियड कि आई कैन अश्योर यू कि अगर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बच्चे को पालने का आप कहते हैं कि जी कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो वो रात की नींद है। 9 बजे ही शुड बी टक्ड इनटू बेड। वो कहते हैं ये बच्चे बाप बहुत देर से आता है। मैंने कहा ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो जल्दी आए। अगर वो नहीं आ रहा तो बच्चा उसकी कीमत क्यों देगा। 19 साल तक उससे कद बढ़ाना है, 19 साल तक उसकी मेंटल डेवलपमेंट होनी है, उसके अंदर फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसी ने इसके अंदर अपनी जो है सारी लाइन डिटरमिन करनी है। और आप 19 साल के अंदर ही उसके ऊपर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो गया, इन्वेजन ऑफ इंटेलेक्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये आपसे आपकी खुद ही चेंज जो है ना, खुद ही आपसे आपकी छीन लेते हैं, आपसे आपकी ह्यूमैनिटी छीन लेते हैं। चले ये बात दे आर डालो, एंटी सोशल, दे आर नॉट वरीड अबाउट एनीबॉडी एंड दे थिंक लेकिन दैट दे ये आर हम अभी नफ्सियात की बात करें। डॉक्टर साहब मुझे फिजिकली बताएं, क्योंकि लोग Physically- हमारे यहाँ ना नफ्सियाती चीज को किसी खाते में नहीं लिखते। नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप अब इसको जरा फिजिकल एलिमेंट्स की आप तरफ लेके फिजिकल एलिमेंट में सबसे पहले लेके जिस्मानी जाएं बीमारियां क्या होती कि आप एक तो आपकी रात की नींद खराब होगी। देखें कुरान में आया है नींद हम रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम के लिए बनाया है। रात की नींद आपकी तबाह होगी, उसकी वजह से आपकी इंटेलिजेंस जो ख़राब हो गई, आपकी जो है भूख ख़राब हो गई, आपका कद ख़राब हो गया। कद ख़राब होना कोई छोटी मोटी चीज़ है। इट इज़ अ फिजिकल बिग स्टंटिंग। इट इज़ अ बिग डायलेमा एंड एनिग्मा। आप उसको क्यों होने दे रहे हैं? मैंने इनको कहा है कि मैंने कहा आप रात को उसको 8 बजे खाना खिलाएं, 9 बजे सुला दिया करें। नंबर 2, थकावट रहेगी। अगले दिन वो जब स्कूल में जाएगा तो उसकी वहाँ पर कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी। जी। कंसंट्रेशन नहीं होगी तो उसका सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाएगी, उसकी खुद इज़्ज़त नफ्स तबाह हो जाती है बच्चे की।
आप ये देखिए, हज़रत इल्लामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपने खुदी का फ़लसफ़ा कहाँ से लिया, तो उनसे उन्होंने कहा कि तुम कल आके पूछना। वो भी बिल्कुल क्लीन शेवन था। उन्होंने आके पूछा तो उन्होंने, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो आयत रखी कुरान की उसमें ये लिखा था कि और जो लोग गुमराही में पढ़ते हैं हम उनसे उनकी खुद ही छीन लेते हैं। इतनी बड़ी मता है ये खैरुन कसीरा है, इसको छीन लेते हैं। दौलत को कभी खैरुन कसीरा नहीं कहा गया। सो आप बच्चे को एक इंडिविजुअल के तौर पर उसको नशो नुमा होने दें। ये बच्चे आपकी मलकियत नहीं, इमानत है इनकी ज़हनी, इनकी। और देखें, जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, साहब आप ये देखें जब कि आजकल आपकी बच्चों को कितने ज़्यादा ऑर्थोपेडिक इश्यूज हो रहे हैं। 12 साल के बच्चे को सर्वाइकल का इशू होना पड़ता तो बात ही है, नहीं और है। वो बच्चा जो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, तो ये नहीं है कि उसको बेचारे को कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है या कुछ और जो बंदा डिवाइस पे होगा जब वो बाहर नहीं निकलेगा, विटामिन डी की कमी नहीं, इसके लिए एक टेक यूज होती है, नेक टेक। उनकी जो है नेक एक टेक्नोलॉजी बहुत जो करते हैं ना, टेक के अंदर फंसे हुए, टेक-नेक। उनको टेक नेक कहते हैं। उनकी उस किस्म की एक पोस्चर बन जाता है, कोब। हाँ, कोब निकल आता। एंड यू सी इसके अंदर यही नहीं, आप ये देखिए मल्टीटास्किंग आपकी ख़त्म हो जाती है। आप एक टाइम में जो इतनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, 10 काम इकट्ठे कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। बाहर सारी कंट्रीज़ ने उन्होंने कहा है कि वी वांट आवर चिल्ड्रन ऑन द क्रिकेट फील्ड एंड ऑन द फुटबॉल अच्छा, फील्ड। तो अभी हमने बात की मसले की, अब मसले की हल की तरफ आते हैं। ये तो चले इस्टेब्लिश कर लिया माओ वगैरह ने, ये भी गाइड करे कि डिवाइस किस उम्र पे इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, मेरा 9 साल का बेटा हसन जो है वो जाता है एक स्कूल, और स्कूल में डिवाइस पे ही सारा कुछ होता है। जब उसका घर आता है और उसका होमवर्क होता है तो वो भी अक्सर गैजेट पे होता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आज की दुनिया को साथ लेके चलते हुए, मुझे पैदाइश से लेके ये सारी चीज़ें गाइड करें। आपने पैदाइश में तो फ़ौरन देने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, लेकिन आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। पैदाइश के वक्त तो आई थिंक अगर आपने दिखाना है उनको, सिर्फ टीवी देखने दिया करें। बिग स्क्रीन है, मॉनिटर कंटेंट है, और वो भी पहले 1-1.5 साल व्यूअर्स कहाँ ज़रूरत है ज़रूरत बच्चे नहीं को, उसको पता ही नहीं चलना। उसको ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको लेट हिम जस्ट प्ले अराउंड। डॉक्टर साहब, मीठे की तलब बच्चे को तभी होती है ना जब वो मीठा चखता है। अगर उसने ज़िंदगी में कभी मीठा नहीं चखा, वो मीठा क्यों मांगेगा? और नंबर 2, आपने इनके लिए स्पेसिफिक टाइम जोन्स बताने। स्क्रीन टाइम बहुत लाजमी है, और उसमें ऑफ टाइम्स भी बताने हैं कि हम खाने के वक्त ये नहीं होगा, सोने से 1 घंटा पहले नहीं होगा, इतनी देर के लिए होगा, और ये तुमने इतना इस्तेमाल करना है। और इसकी अर्ली एडिक्शन की जो साइंस भी यही है, वो यही है कि अगर एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि चीज़ माँ बाप तयन करेंगे? ये माँ बाप तो कैसे? वो तो खुद फोनों की जान नहीं छोड़ते। नंबर 2 वही डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खुद फोन पे लगे हुए, तो बच्चे क्या करेंगे? दैट वाज द सेकंड फोन ही स्टेप, पकड़ेंगे। क्योंकि बच्चे ने माँ बाप को फॉलो करना। एंड डॉक्टर साहब देखें, आपने डाइनिंग टेबल पे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, 2 बच्चे बैठे हुए और माँ बाप बैठे हुए हैं, दोनों माँ बाप डिवाइस पे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे का गला घोटेंगे, वो भी डिवाइस पकड़ लेंगे। मोस्ट डैमेज। आप छोड़ें तो ना, माँ और बाप छोड़ें। माँ बाप को लाजमी छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू फॉलो द एग्जांपल व्हाट द पेरेंट्स विल सेट। 1 एग्जांपल इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। जो वो देखेंगे उसका उन्होंने असर लाजमी लाशौरी तौर पर लेना है। तो आपको खुद अपने बिहेवियर को पहले तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, और उसको बहुत रैशनलाइज करना पड़ेगा, और उसको बहुत इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, थिंकिंग कि ये मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। आप एडिक्शन की बात करने लगे थे, मैंने आपकी बात कट कर दी। डॉक्टर साहब, एडिक्शन की क्या बात कर रहे हैं? एडिक्शन की मैं ये कह रहा था कि एडिक्शन की अर्ली साइंस ये हैं कि आपको हमने एक टाइम जोन दिया है। एडिक्शन तो नशा होती है सर, या अल्कोहल होती है, या एलोपैथिक दवाइयों से होती है। एडिक्शन वही चीज़ है जो कि आपके कंट्रोल में ना रहे। आप उसमें सारे जो है ना ग्रेटिफिकेशन क्या होती है, एक इमीडिएट आपको हाई मिलती है। अल्कोहल ले लें, कोकेन ले लें, हेरोइन ले लें, ये भी आपको इमीडिएट हाई देती है। एलोपैथिक ड्रग्स में भी कुछ ऐसी होती हैं जो आपको हाई एकदम देती हैं, साइकेलिक पढ़ाने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए बच्चे ले लेते हैं गलत दवाइयाँ। ठीक है। और इसकी तो इन्होंने खुद भी कन्फेस किया है, ये मीडिया वालों ने, कि हमने इसकी मार्केटिंग जो की है वो सिगरेट स्मोकिंग की जो 50s में मार्केटिंग की थी उस लेवल पे की है। वी हैव ऑलवेज टारगेटेड द टीन्स। और उस ज़माने में आप देखें कि इट वाज कंसिडर्ड टू बी द मैको, कि भाई आपने जब तक सिगरेट नहीं पिया यू आर नॉट अ मैन। इवन के डॉक्टर्स को उन्होंने सिगरेट पिला के दिखा दिया जनाब कि दिस इज़ नो प्रॉब्लम विद द हेल्थ, और बाद में 60s में आके फ़ौरन चेंज किया जी नहीं दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। तो टेक्नोलॉजी के बगैर बच्चों का गुजारा नहीं है, टेक्नोलॉजी के बगैर बच्चों का गुजारा नहीं है, तो हम लोग पहले जिंदा थे ही। मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि तो कोई नहीं टेक्नोलॉजी था। के लिए, पर मैंने कहा उसके लिए आपको टैबलेट्स और लैपटॉप नहीं देने की ज़रूरत। आप एक डेस्कटॉप रख लीजिए और लाउंज में रख लीजिए, उन्होंने कहा जो काम करना है इस पर कर लिया। हमने यही रूल बनाया हुआ है।
एक लैपटॉप है जो नूर और हसन दोनों यूज़ करते हैं, उस पर सिर्फ वो वाली चीज़ें डाउनलोडेड हैं जो उनकी यूज़ की हैं, पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, और सामने हमेशा कोई बड़ा सामने होता है, क्योंकि एक मिनट में डिवाइस में आप फनकारी करके चीज़ लेफ्ट राइट नहीं वो तो मतलब आप देखिए हमारे ज़माने में देयर वाज नो दिस कम्युनिकेशंस, तो पेरेंट्स का कंट्रोल क्या था, ये दे यूज्ड टू कीप अ टैब ऑन तुम व्हिच फ्रेंड्स आर यू गोइंग, व्हाट आर देयर पेरेंट्स, व्हिच मूवीज आर यू सीइंग, व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग। और सर ये मोबाइल की यूज ना स्कूलों में तो बिल्कुल ही बैन कर देनी चाहिए, कर दिया गया बाहर। इवन ग्रेजुएट करते जब तक आपने अपना कम से कम ओ लेवल नहीं किया, मुझे पता है मैं बहुत बड़े बच्चों की एज ग्रुप की बात कर रही हूँ या मैट्रिक के बच्चों की, उनमें तो जरूर करना चाहिए। पता है डॉक्टर साहब, मतलब मेरे बेटे हमजा के साथ ही बिफोर ही वेंट ऑफ टू यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह शुक्र है पहुंच गया वो, उस पर आपकी भी बड़ी मेहनत है हमजा के जाने में, बट बात ये है कि वो बच्चा एक दिन मुझे आके बताता है कि यार मामा हमारा फलाफ दोस्त जो है वो सस्पेंड हो गया स्कूल से। मैंने कहा क्यों? वो अपने डेस्क जो स्पेस थी उसके अंदर फोन लगा के कान में टूटी लगा के नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहा था। टीचर ने एक दफा पकड़ा, उसको डांटा, उसको मना किया, अगली क्लास में अगले ही दिन उसी की क्लास में फिर उसने वही किया। दिस इज एडिक्शन। उसको भी वो कहे वो मतलब वो कहे कि आई एम सॉरी आई कुडंट हेल्प इट, आई कुडंट हेल्प इट, कि उसकी माँ कहे कि ये रात को भी यही वो कोई एक सीरीज कोई वो क्या गेम ऑफ थ्रोन्स क्लास में बैठ के देख रहे हैं। दिस इज एडिक्शन, यू कांट कंट्रोल इट। सो डॉक्टर साहब अगर हम अपनी आज की First कॉन्वर्सेशन thing, को conclude कंक्लूड करें तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुलासा क्या है? स्क्रीन टाइम्स, रोल मॉडल ऑफ द पेरेंट्स, थर्ड वेरी गुड अल्टरनेटिव हेल्दी रूटीन्स, आप उनको बाहर के लिए लेके जाएं। नहीं डॉक्टर साहब आप बताएं चीजें कि क्या करनी चाहिए। असल में हम जब कहते हैं ना हेल्दी एक्टिविटीज, मैं बताऊं तो लोगों को हेल्दी लगता है कि किसी नो दैट इज नो, पे ले जाके गंद वो तो खिला दो। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आप उनको, मैंने कहा आपके करीब पार्क है ना, ले जा करें, कुछ भी नहीं है, आप घंटे के लिए उनको वॉक करने दिया करें, आप उनको फ्रिस्बी खेलने दिए करें, पिट्ठू गोलगर्म खेलने दिए, गो मर्जी, दे मस्ट गो आउट, दे मस्ट वंडर। आप बेशक अपनी वॉक करें, दे मस्ट फूल अराउंड, दैट इज देयर लाइफ, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम, और दे विल लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट्स ग्राउंड, नॉट फ्रॉम द क्लासरूम्स। और डॉक्टर साहब क्या आपका और मेरा बचपन में प्ले पर्पस वाला होता था? हम तो खेलते थे, अब लोग कहते हैं प्ले का भी पर्पस होना चाहिए। पर्पस नहीं है, बच्चे मशीनें हैं कि इट इज अ इंसान? वॉन्डर लस्ट, आपकी एक वॉन्डर लस्ट होती है जिसको कि वो पूरा करते हैं आप, एंड एवरी डे इज अ नॉवेल्टी। जिस तरह अल्लाह हर दिन एक नई शान से आता है, आपके बचपन के अंदर हर नया दिन आपके लिए एक नई शान से आता था, ठीक है, एंड दैट एवरी डे वाज अ न्यू डिस्कवरी। लेट हिम फील दैट नॉवेल्टी अगेन। आपने उसको इतना कैद कर दिया है, और फिर उसके बाद ये नहीं कि आप उसको पार्क में लेके जाएं, आप उसको स्विमिंग पूल में लेके जाएं, देखिए कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, ये फुटबॉल के लिए टेक हिम टू अ फुटबॉल कोच, और उसको एक प्रॉपर कोचिंग कराएं, और उसको उसमें इंथ्यूजियाज्म जनरेट करें। कोई क्रिकेट के लिए जाते हैं, उसे क्रिकेट अकेडमी लेके जाएं, बुक्स ला के दें, बुक्स आर द बेस्ट एंटरटेनमेंट। जिसको आपने बुक्स डाल दी, पढ़ने की आदत डाल दी, उसको तो आपने दुनिया का सबसे बड़ा एहसान किया उसको। अब आपने कहा ना पढ़ने की आदत डाल दी, आप इसकी भी आदत डाल सकते हैं और आप इसकी भी आदत डाल सकते हैं पढ़ने की। एक क्रेडिट मैं बहुत फैसल को इस चीज़ का दूंगी कि हमजा की बारी, क्योंकि मैं खुद इस तरह से वोरेशियस रीडर नहीं थी, पढ़ती थी बट बेड साइड टेबल पे किताब मेरे हमेशा होती है, मौका मिला 2 पेज 4 पेज, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। फैसल मेड श्योर कि क्योंकि हमजा तो ऑलरेडी 6 साल के थे जब हमारी फैसल और मेरी शादी, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली कोशिश की, बट इतना हमजा का वो क्या करते थे, हमजा को कहते थे तुम किताब खत्म करोगे तो 500 रुपये दूंगा। वेरी गुड। आई नो रिश्वत देना गलत बात है और लालच नहीं देना चाहिए, कैरेट एंड स्टिक, लेकिन रिवार्ड एंड स्टिक। शुरू किया, उसके बाद जब उसने 15-20 खुद इस तरह पढ़ ली, तो उसने खुद ही आके कहना छोड़ दिया कि बाबा मुझे मैंने पढ़ लिया 500। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा पैसे लेने छोड़ दिया बाप से। कहता है मामा इजंट द रिवॉर्ड द रीडिंग, मगर एहसास दिलाना पड़ता है। जिस तरह हमने बच्चे के सामने ये रखा, किताब रखोगे, थोड़ी सी मेहनत है डॉक्टर साहब, 1, 2, 3 महीने अगर मतलब उसको प्रॉपर रीडिंग की तरफ लाना है, बच्चा आपका खुद ही किताब पढ़ता रहेगा। देखें ये आज उसके अंदर अल्लाह ने वदियत की हुई है इल्म की तहसील और हक की तलाश। बिल्कुल। आपने सिर्फ वो माहौल देना है, आपने उसके लिए तरवीज देनी है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, वो असबाब मुयस्सर करने हैं जो कि महंगे भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, और आप खुद भी उससे बेनिफिट करेंगे। और किताब जो है ना इज़ एन एक्टिव एक्सरसाइज। बिल्कुल। आप जब स्क्रीन देखते हैं इट्स अ पैसिव एक्सरसाइज, आपका दिमाग नहीं काम करता। किताब जब आप पढ़ते हैं तो यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग, यू आर इमेजिनिंग, and that is where the imagination is more important than knowledge. So basically आपका क्रक्स ये है कि back to nature. Back to nature, back to books. आप देखें
अल बेरूनी ने 1000 साल पहले डायमीटर ऑफ अर्थ निकाल दिया, 3 ये पीक्स ऑफ द झेलम की जो उसके ऊपर पहाड़ियों के ऊपर, विच इज ओनली 20 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ व्हाट द सैटेलाइट बेस्ड प्रिसिजन मेजरमेंट हैज डन. व्हाई? इट वाज algebra at its very best. It was a philosophy of mathematics. He thought of it. He evolved it. कहाँ से दिखा? Because he thought of it. Darwin, he thought, क्यों भी नहीं के नीचे गिर गया? There were questions. लेकिन अगर डार्विन साहब रील्स देख रहे होते अपने फोन पे, या आइंस्टाइन साहब मतलब कोई सीरीज देख रहे होते, तो क्या वो इस पास से आ पाते? और आपके बच्चे न्यूटन देखें, एक्चुअली दरख्त के नीचे बैठना पड़ेगा ताकि आपके सर पे दरख्त गिरे, ताकि आपके सर पे दरख्त ना गिरे, अल्लाह ना करे, आपके सर के ऊपर सेब गिरे. सो उन चीज़ों के लिए एक्चुअली आपको फिजिकली बाहर निकलना पड़ता है. और उनको यकीन माने, अपनी कुरान भी जो है ना, या जो भी है, आप वो भी उनको सिर्फ एक एक आयत पढ़ाया करें. ये कोई बुक ऑफ बर्डन नहीं है जो हमें इनको बताई. दिस इज अ बुक ऑफ लाइफ एंड विजडम एंड सपोर्ट एंड हेल्थ एंड हीलिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू. आज हमने मोर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपको बुलाया देन अ एलोपैथिक डॉक्टर. It is a subject so dear to me. मैंने आपको because this generation is so dear to me. मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक दिन हम thank you. टोटल ये सेगमेंट पे इसके ऊपर बात करेंगे. आज एक्चुअली व्यूअर्स हमने डॉक्टर साहब की ख्वाहिश पूरी की है. Very और kind of कितने अफसोस की बात है कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट इतने सीनियर हेड ऑफ इस डिपार्टमेंट्स कितनी जगहों पे रह चुके हैं, अपनी इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस है, वो आके ये नहीं कह रहे कि इस बीमारी से बचो, इस बीमारी से बचो. वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं आपसे, लिटरली लड़ के भी बात की, मिन्नत करके भी कन्विंस करने की भी कोशिश की. और हर बार जब इनसे मुलाकात होती है तो ये हमेशा ऑनर कहते हैं डिवाइसेस से दूर कर दें, चाहे हम टाइफाइड की बात क्यों ना कर रहे हो. तो व्यूअर्स, ये एक बड़ा सीरियस लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, एक मोमेंट है टू री एनालाइज आवर सेल्फ एज पेरेंट्स. एंड इट डजंट मैटर अगर हमारे बच्चे 14, 12 और 18 के भी हो गए, तो डाइनिंग टेबल पे तो हम डिवाइस साइड पे रख के कह सकते हैं ना, सब दरवाजे के बाहर डिवाइस को छोड़ के आए, खाना खाएंगे, उसके बाद सब हाथ लगा लें. और जब साथ फैमिली बैठी हुई है, अगर टीवी देख रहे हैं तो फिर सारे टीवी देख के डिवाइस को रखते, कोई एक प्रोग्राम साथ देख रहे हैं, प्रोग्राम भी चल रहा है, खेल भी नहीं, दिमाग उड़ गए हैं सबके. खैर, आई फील ऑलमोस्ट एज स्ट्रांगली अबाउट इट एज डॉक्टर साहब डज. अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अबाउट द फ्यूचर ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान. विजुअल आर्ट्स की बात होगी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. फाइनली हमारे साथ दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज हैं जो क्लास फेलोज रह चुके हैं, यानी कि एक्सपीरियंस इन दोनों का लगभग उतना ही है इन विजुअल आर्ट्स. आज हम विजुअल आर्ट्स की बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स ऑफ कोर्स फ्यूचर ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान के टॉपिक को मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ. हम जब फ्यूचर ऑफ आर्ट की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो हाँ डेफिनेटली परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर बहुत बात होती है, लेकिन विजुअल आर्ट्स की जब बात करें तो सर्टन सर्कल्स के बाहर ये गुफ्तगू ही नहीं होती, जो मुझे हैरान कुन लगती है बात, क्योंकि हमारे मुल्क के ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की पेंटिंग्स, उनकी एक पेंटिंग इतने की बिकती है. तो जहाँ पे हम अपने एथलीट्स को ग्रूम कर रहे हैं, अपने परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को ग्रूम कर रहे हैं, वहाँ पे विजुअल आर्टिस्ट की ग्रूमिंग मेरे ख्याल से आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअल आर्ट भी बड़ा इवॉल्व हुआ है. तो दो बहुत ही ब्रिलियंट विजुअल आर्टिस्ट्स एंड टीचर्स हमारे साथ हैं. हमारे साथ सदफ नईम है, विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, आर्ट एजुकेटर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम सदफ. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर. कितनी खुश है कि आज हम इन्हीं के काम को प्रमोट करें, जनरल बात नहीं करें. बट सदफ इट्स इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी इमरान अहमद साहब भी हमारे साथ हैं, आप क्यूरेटर हैं, एजुकेटर हैं, आर्टिस्ट हैं, और इन दोनों का माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन दी आर्ट्स. प्रोफेशनली अगर आप बात करें, उससे पहले तो अगर कहें कि पैदा ही ऐसे हुए थे, तो हम सब ऐसे ही पैदा हुए थे, तो हम इसी बात को कह के घर वालों को हौसला दे देते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. जैसे कि आपने कहा कि पूरे साल बाद मुलाकात हो रही है. जी बिल्कुल. राइट. बात यह है कि जब विजुअल आर्ट की वैसे भी बात करें ना सदफ जी, यू नो, लोग सिर्फ मौके, कोई ओकेजन हो, कोई डे हो, देखिए
विजुअल आर्टिस्ट को किसी डे का मोहताज नहीं होना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए। किसी भी फॉर्म, किसी पे हम कितनी कोडिंग पे, एआई पे बात करते हैं, विजुअल आर्ट्स तो कब से एग्जिस्ट करते हैं, क्यों नहीं इस पे काम किया गया? मैं इससे बात शुरू करूंगी और फिर इसकी तालीम क्यों ज़रूरी है, वो सेकंड मेरा सवाल है। सॉरी, बात करते करते एक आमद हुई। मसला क्या है? पाकिस्तान की बात करी, वेस्ट में बहुत वहाँ पे भी इतना नहीं है, बट यहाँ से तो कहीं गुना ज़्यादा है। देखिए, हमने तो अपने आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आर्ट को इतना एक्सक्लूसिव एक बना दिया गया है कि जबकि मुझे ऐसे लगता है कि ये ग्रास रूट लेवल पे छोटे बच्चों के स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक और घरों में जितने भी लोग हैं, आर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जुज़ है। आप आर्ट के बगैर रहना बहुत मुश्किल है, वो आप रह ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पाकिस्तान में हमने अपने उस्तादों को देखा है, बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखा है और बहुत इंस्पिरेशनल उनकी जर्नीज़ रही हैं, बट समहाउ वो एक बिल्कुल छोटी सी आर्टिस्ट फर्टिनिटी है। पता है, अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट इमरान साहब, हम लोग, हमारे जो लोग हैं वो एटलीस्ट प्रिंटेड तस्वीरों से हट के, और प्रिंटेड तस्वीरें क्या, फ्रेम में जो तस्वीर आई वही लगा दी, वो तो एक प्लेस होल्डर होती है। फ्रेम के अंदर तो आपने एक्चुअली या तो कोई पेंटिंग कुछ डालना है। मैं जो बड़े फ्रेम्स की बात, आप लोगों ने भी देखे होंगे, इतने बड़े बड़े फ्रेम्स लोगों ने घर में लगाए हुए होते, वो तो लोग अपने घर जो स्टेज किए हुए होते हैं बाहर वहाँ पे लगाते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े करोड़ों, मतलब 50-50 करोड़ के घरों में भी मैंने इस तरह की चीज़ें देखी। शुक्र है कुछ कैलीग्राफी की तरफ लोग आ गए हैं, बट फिर भी देखिए, सिर्फ फिगरेटिव आर्ट तो नहीं है ना, क्योंकि जिसमें मर्द है या औरत है, लोग कहते हैं कि चलो वो मायूब है, जो ज़्यादा रिलीजियस है, चले अंडरस्टूड, हम किसी की मजहबी उसको नहीं कर रहे, लेकिन देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। बिल्कुल, और लैंडस्केप्स हैं, बिल्कुल, देयर इज एब्स्ट्रैक्ट। आपकी नज़र में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अवेयरनेस की बात है, सिर्फ आर्ट में नहीं, मेरे ख्याल में राइटिंग में, कल्चरल आइडेंटिटी पे बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना है हम लोगों ने काफ़ी कम किया है। आर्टिस्ट अपने काम पूरे कर रहे हैं, जैसे अभी सदफ़ ने बताया कि हमारे जितने मास्टर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, हमारे सीनियर्स सब रहे हैं, उन्होंने अपना काम बहुत कह लें कि ऑनेस्टी से किया है। लेकिन जो डायलॉग था बिटवीन आर्टिस्ट एंड पब्लिक वो कम हुआ। वो इसलिए बिकॉज एग्जीबिशंस पे लोग समझते हैं कि शायद दिस इज़ ओनली फॉर स्पेसिफिक जेंट्री, और सिर्फ खरीदने के लिए। व्यूअर्स, एग्जीबिशन, ये कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने अपनी तस्वीरों की सेल लगाई हुई है, ये कहा जाता है एग्जीबिशन। ज़रा एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट हमारे व्यूअर्स को ज़रा समझाएं, क्योंकि अक्सर लोग घबरा जाते हैं, वो तो बड़ा महंगा आर्टिस्ट है। भैया आप जाके देख तो सकते हैं। ओपन टू पब्लिक का मतलब है ओपन टू पब्लिक। बिल्कुल जी, तो मैम ये भी एक्सप्लेन करें। अभी जैसे आपने बात की कि अभी कुछ लोगों के घरों का वो ट्रेंड चेंज हो रहा है कि एटलीस्ट वो लोग कैलीग्राफी की तरफ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो अपने कैलीग्राफी घर थोड़ा में बहुत लैंडस्केप, बट बिल्कुल। अभी भी बड़ा घबरा के। लेकिन अगर आई थिंक ये शुरुआत है, अगर वो कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी एस्थेटिक्स हैं और वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जान, मेरे पास तो अपने नाना की पेंटिंग जो मामा को पास डाउन हुई, जो मेरे पास हुई, अल्लाह बख्श की, वो चले ही इज अ फेमस, बट जनरली आर्ट तो एक एयरलूम है वो, और आपके कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और समथिंग जो फैमिलीज पास डाउन करती हैं। हमने बस जेवर को एक चीज बना दिया पास डाउन करने के लिए। बिल्कुल, और एक्चुअली तो आर्ट कैन बी पास डाउन जनरेशन, यू कैन मेक एंड इट कैन बी वर्थ अ लॉट। बिल्कुल। तो गैलरीज़ में जब एग्ज़िबिशन होती है तो वो ओपन टू ऑल होती है, उसमें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके ख़रीदना है या आपने जाके प्रिटेंड करना है कि आपको बहुत समझ आ रही है आर्ट की। तो मेरे ख्याल ये अभी सबसे अमेजिंग बात ये है कि लाहौर में पिछले 2 सालों में बहुत सी गैलरीज़ खुली हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी एरिया को देखें तो वहाँ पे 2-3 गैलरी साथ साथ हैं। तो आई थिंक इसी तरह से चीज़ें जो है वो स्प्रेड होंगी आगे। आर्ट की तालीम लेना, अब देखिए अक्सर लोग कहते हैं तो बॉर्न आर्टिस्ट है, तो बॉर्न आर्टिस्ट है तो तालीम की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए, जो बॉर्न सॉरी, आर्टिस्ट, दो उस्ताद से ये सवाल पूछ रही हूँ, बट बनता है। नहीं, बिल्कुल बनता है।
हमने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। हम लोगों ने अराउंड हमारे काफ़ी ऐसे स्किल्ड आर्टिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं जो आई वुड से कि वो बॉर्न आर्टिस्ट हैं और रहे हैं। लेकिन जो एजुकेशन इदारों में जो हम दे रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपकी कुछ साइड्स जो हैं, कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिश करता है वो। हम कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को लॉक करके या ख़त्म नहीं कर देते, उसको हम चेरिश करते हैं। और यही इसमें एजुकेशनल पर्पस जो है वो थोड़ा सा फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू टीचिंग मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री, बिकॉज़ हम उनके साथ वन ऑन वन स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं बाकायदा। हमारी भी ग्रूमिंग उतनी ही हो रही होती है ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, जिस तरह से हम उनको जो है वो लेके चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। तो बॉर्न आर्टिस्ट नो डाउट उनका फ्लेयर कुछ फ़र्क होता है और वो नज़र भी आ जाता है। और जो देखिए 90% जो एनसीए में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बॉर्न आर्टिस्ट ही हैं और वो अपने पैशन को परसू करने की एक काविश में यहाँ पे आए। लेकिन आपको याद है सतवची वन वी वर यंगर, जब हम छोटे होते थे तो कितना मसला होता था, अगर किसी ने एनसीए जाना होता था तो उसके माँ बाप को 70,000 लोगों को जवाब देना पड़ता था, क्योंकि हर बंदा ये सोचता था लो जी ये बच्चा तो उसने ये वाला बच्चा तो उन्होंने खूह में डाल दिया बेसिकली। फिर बहुत से यंग लोगों को आपको पता है उन्होंने कोर्सेज कर कर के छुप छुप के माँ बाप से इस तरफ आए। तो ये आज गुफ्तगू एक्चुअली उन पेरेंट्स के लिए भी हो रही है जो आज भी कहते हैं कि भाई तू आर्ट शार्ट करना है तू घर बह के कर ले, यूनिवर्सिटी जाके कोई बिजनेस की डिग्री कर, कोई एआई कर, कोई जाके कोडिंग शोडिंग आजकल के जो मसाइल हैं। तो उन कोर्सेज में मैम और एक्चुअल एक डिग्री हासिल करने में भी आपने तालीम तो अंडरस्टूड है, अभी अम्मा बाप को आपको पता है ना बहाना, तो ठीक है कोर्स करा दो। अच्छा, मैं इससे बहुत ही थोड़ी सी एक हट के बात करूँगी, ऑल्दो हम भी इंस्टीट्यूट्स में रहे हैं, अभी भी हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से एआई है और जो मीडिया की डेवलपमेंट है, तो उसमें घर बैठे लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सेग्रीगेशन जो है ये थोड़ी सी ऑड है कि आपने डिग्री करनी है, डिग्री हाँ, वर्सेस आर्ट का कोर्स, वो तो ऑनलाइन तो चलो डन, व्हाट आई मीन इस कोर्स से चलो ऑनलाइन भी कर लेते हैं, बट व्हाट आई मीन इज वो जो एक एक्सपीरियंस होता है। देखिए आपने अपने क्राफ्ट पे काम किया और उसके बाद फिर आप बाहर भी गई, बच्चे छोड़ के सब कुछ छोड़ के, हमने उस पर आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था, बिकॉज मेरे लिए वो बड़ी अमेजिंग बात थी, बिकॉज यू आर अ ट्रेंड सेटर हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मियाँ चीज़ों को फिर फॉर अ वाइल होल्ड करे फोर्ट, और एक कामयाब शोहर, ये भी नहीं कि वो वेले बैठे हुए थे। सो द पॉइंट इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नहीं, तो आर्ट में जब आप जाते हैं तो उसमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, आप क्योंकि अकेले बैठ के आई थिंक आर्ट नहीं होता, हो सकता। अभी एक मैं देख रही थी, एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, ही वाज सेइंग कि अगर आपने आर्ट करना है तो फिर आप आर्ट ना पढ़ें। अगर आप आर्ट करना चाहते हैं आपको बहुत सारे और चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, एंड इसी तरह से जो आपका एक सोशल इंटरेक्शन है वो आर्ट की एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो इंस्टीट्यूट्स, जो डिग्री की आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें सारी पूरी हो रही होती हैं, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 15, 20, 25 हैं, और हर किसी के पास एक यूनिक आइडिया है, वो डिस्कस हो रहा है। सो डेवलपमेंट आर्ट की इसी तरह से होती है आपकी। ये भी अब हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि अगर मिलजुल के मैनी क्रिएटिव, देखिए क्रिएटिव जूसेस फ्लो करते हैं जब सारे साथ होते हैं, तो एक मुख्तलिफ माहौल होता है। इसीलिए तो लिटरली अगर बंदा एनसीए के कैफ़े में जाके बैठ जाए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है आर्ट कल्चर किसी भी चीज़ से, उस एटमॉस्फेयर, वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो आप बैठते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है, ये बात डन हो गई। एज आर्टिस्ट इस वक्त इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट होते हुए स्ट्रगल्स क्या फिर होती हैं एक आर्टिस्ट की? जैसे एथलीट होता है, हम करते हैं तो वो कहते हैं ना एथलीट की लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। अच्छा, आर्टिस्ट की लाइफ बड़ी लंबी होती है लेकिन उसका अर्निंग पोटेंशियल गुड्डी चढ़ने के दौरान ज़्यादा होता है। सॉरी कहना पड़ता है ये बातें। तो देन एज एन आर्टिस्ट आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं? देखिए, स्ट्रगल्स तो ऑन गोइंग है और आई थिंक वो हर प्रोफेशन में काइंड ऑफ है, क्योंकि जब तक हम तरक्की पजीर मुल्क हैं वो स्ट्रगल्स तो रहेंगी। लेकिन अवेयरनेस अगेन आई वुड से, क्योंकि
आर्टिस्ट की जो सिर्फ आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी पेंशन नहीं है कोई। उनकी आर्टिस्ट की अर्निंग है कि वो अपना काम करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, वो बिकता है तो इट्स अ बोनस पॉइंट, अप्रिशिएट होना एक अनदर पॉइंट। तो जब वो बिकता है फॉर एग्जांपल तो उसकी एक रीसेल रॉयल्टी होती है, दैट इज़ आर्टिस्ट की एक इन्वेस्टमेंट या पेंशन। एज अ बायर जो वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए एक एसेट है। जैसे आपने बताया कि फैमिली दर फैमिली आपकी फैमिली में वो आ रही हैं कुछ पेंटिंग्स उस्ताद अल्लाह बख्श की या और भी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी फैमिली की टुवर्ड्स दैट आर्टिस्ट। उसी तरह से वो एसेट अब उस ज़माने में अगर उस्ताद अल्लाह बख्श की पेंटिंग 5,000 रुपये की थी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आज वो हो सकता है कि 50 लाख की हो या 5 करोड़ की हो, तो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। और इसी तरह से अगर ये सच है तो मेरे बच्चे की तालीम तो कवर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिलती है यहाँ पे जान किसी आर्टिस्ट पाकिस्तान में। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को भी नहीं मिलती। बिल्कुल। कैन आई टेल यू समथिंग ज़दफ जी, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है एंड देन आई वांट टू आस्क अबाउट व्हाट, बट आई डू वांट टू नो स्पेसिफिकली एज आर्टिस्ट आपकी क्या स्ट्रगल रही है। जैसे कि आपने पेंशन वाली बात की, देखिए फाइनेंसेस आर अ वेरी रियल थिंग। अगर कोई इंसान व्यूअर्स क्रिएट करना चाहता है तो उसके पास क्रिएटिव मार्जिन होनी चाहिए। अगर वो 9 से 5 नौकरी कर रहा है, फिर उसके बाद शाम को अपना आर्ट कर रहा है, और फिर जब वो एग्जीबिशन लगाता है तो लोग कहते हैं ये क्यों 50,000 की पेंटिंग है। मैं बहुत छोटे नंबर अमाउंट की बात कर रही हूँ व्यूअर्स। इस्टेब्लिश आर्टिस्ट की 8 लाख की पेंटिंग बिल्कुल लोग कहेंगे भाई ये क्या जी 1.5 लाख में देनी है तो दे दें। आप अंडे टमाटर खरीद रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ मेरी लाडली सदफ और इमरान हैं। आप लाडली नहीं, आप लाडले हैं, लेकिन आप लाडली भी बनना चाहते हैं। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल इन दिस डे एंड एज। लेकिन खैर, स्ट्रगल्स एज एन आर्टिस्ट और उससे पहले एग्जीबिशन की, क्योंकि पहले बात तो मेरी बात रह गई कि जो मैंने आपसे पूछती थी कि जब एग्जीबिशन पे कोई आता है और आपका कोई एक पीस ख़रीदना चाहता है। मैंने भी जो आपका एक पीस ख़रीदा था ना सनम तासीर से, मेरे से 2 मिनट पहले कोई उनसे बाकायदा आर्ग्यूमेंट करके गया था। इसीलिए आपके चेहरे को देख के मुझे वो बात याद आई कि ये इतने का क्यों है। अब मैं पीछे खड़ी देख रही हूँ और अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा, मैं कहीं क्या गुफ्तगू कर रहा है। वो कह रहा है अच्छा आप उनसे पूछ लें, आर्टिस्ट से पूछ लें। शुक्र है उस दिन आप थी नहीं, आप ना भी कुटती तो मैंने कुटना शुरू कर देना था आपकी मोहब्बत में। बट द फैक्ट इज आप कोई अंडे टमाटर खरीद रहे हैं ही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आर्टिस्ट की पेंटिंग लगी होती है, चले 50,000 रुपए की, अगला कहता है जी 20 की दे दें। मेरे ख्याल है इसमें आर्टिस्ट हर कुछ नहीं बन सकता। आर्टिस्ट का काम एक क्रिएटिविटी को अमल में लाना है और वो अपना जो भी उसकी तख्लीक है वो कर रहा है। सो इसमें हमें आर्ट मार्केट के लोग चाहिए होते हैं जो कि ये बताएं कि इसकी क्या वर्थ है। जान लेकिन दुनिया गैलरिस्ट में भी तो आपसे इस तरह से हो रहा है। 30% ले लेता है। ले लेते हैं देखिए but 30% ही होता है ना, और नए आर्टिस्ट की तो 50% भी मैंने सुना है लेना शुरू कर दिया। ज्यादती का अगला एक्चुअली लेवल। ऑल ओवर द वर्ल्ड 50% होता है, लेकिन फिर वो आर्टिस्ट के लिए काम भी करते हैं। जिस तरह फिर आर्टिस्ट ने बस स्टूडियो में बैठ के काम करना होता है, उसको अपनी प्रमोशन खुद नहीं करनी होती। और अगर वो नहीं अपनी एग्जीबिशन पे भी खुद आना चाहता तो वो ही बेचते हैं उनका सामान। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नहीं मंजर आम पे आना चाहते, नाम की हद तक देर होके वो नहीं आना चाहते। उन्होंने वो करना तो स्क्रीन पे ना आ जाते। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ताल्लुक बीच में एक जो ये कड़ी है कि आर्टिस्ट गैलरी, इसके बीच का जो एक तो ये हमें आपकी लोग स्ट्रगल रही चाहिए। है। बिल्कुल, एक लोग चाहिए जो आपको प्रमोट करें, आपको लोगों को बताएं कि ये आर्टिस्ट है, इसकी क्या वर्थ है। थिंक अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। जिस तरह इमरान क्यूरेशन भी करते हैं, तो आई थिंक ये क्यूरेटर्स और जो आर्ट मार्केट के लोग हैं दे कैन कम इन। आर्टिस्ट के लिए एक बच्चा फॉर एग्जांपल एनसीए से विजुअल आर्टिस्ट फाइन आर्ट्स में निकला है, मुझे एक बात पता है कि उसके पास बिसाइड्स एक्चुअली अपनी तख्लीक करना, उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? जी सर। अब तो बहुत ज़्यादा है। आई वॉन्ट यू टू स्टेट दम बिकॉज अगेन आई कांट टेल यू। मेरे ये टॉपिक भी इसलिए आया क्योंकि कुछ 2 हफ्ते पहले मुझे अपनी एक दोस्त के लिटरली मैंने उसके फिजिकली पाँव पकड़े। मैं कहा खुदा का वास्ता है इस बच्ची को एनसीए जाने दो, खुदा का वास्ता है। वो अपनी बेटी को, मतलब वो बच्ची वो कह रही है कि मैं, मेरे लिए मरना काबिल कबूल है बट मैंने नहीं बिजनेस पढ़ना। और वो शदीद टैलेंटेड लड़की है, लेकिन
आप सोचें कि आज की दुनिया में भी उसकी, उन्होंने कहा ये करेगी क्या, भूखी मर जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज़ जैसे आपने अभी इन स्टार्ट में बताया कि हम लोगों को 2 डेकेड से ज़्यादा ही हो चुके काम करते हुए, तो हमने उतार चढ़ाव काफ़ी देखा है। और जॉब्स क्रिएट होते हुए भी देखी। बिल्कुल। और अब तो बहुत ही अच्छा कह लें कि सिचुएशन है टुवर्ड्स आर्ट एज़ वेल, इन अ वे कि नॉट ओनली इन आर्ट इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स में ओ लेवल ए लेवल्स की टीचिंग का एक बहुत मेन सेगमेंट है जो केटर करते हैं हमारे ही आर्टिस्ट जो ग्रेजुएट होते हैं। अदर देन दैट वो अब सिर्फ आर्ट प्रैक्टिस सिर्फ इकलौती एक चीज़ नहीं रही, उसके अराउंड राइटिंग है। आर्ट के बारे में जितना लिखना है वो हर कोई नहीं लिख पाता, अवेयरनेस वो होगी। प्रॉपर क्यूरेटर ही कर सकता है। और देन क्यूरेशन और जैसे अभी सदफ ने भी बताया कि गैलरीज अब अच्छा, क्यूरेटर बहुत का ज़्यादा है। काम क्या होता है, अगर काम भी साथ साथ, कि वो करते क्या हैं फिर? देखिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक पूरा एग्जीबिशन जो है उसको परसीव करना, आर्टिस्ट के साथ कम्युनिकेट करना, आर्टिस्ट को फैसिलिटेट करना और उस काम को और आर्टिस्ट की विजन को सही तरह से प्रेजेंट करना, बिल्कुल। क्योंकि शायद वो वहाँ पे ना हो एग्जीबिशन वाले दिन, बिल्कुल ऐसा हो तो बिल्कुल। उसके ख्वाब को जो उन्होंने और एक्सप्लेन करना कि एक एक तस्वीर में क्या क्या उसके पीछे बैक स्टोरी है। तो यानी कि आपको भी एक तरह 50% आर्टिस्ट खुद भी बनना पड़ता है, उस किस्म का आर्टिस्ट बनना पड़ता है। दैट्स वाई अभी भी आर्टिस्ट रन गैलरीज कम है, बिजनेस ऑपरेटेड गैलरीज ज़्यादा हैं। तो लेकिन आर्टिस्ट आ रहे हैं इस फील्ड में, विच इज़ वेरी गुड और बहुत ही अच्छा। वो आप और वो फ़र्क नज़र आता है, गैलरीज टू गैलरीज भी वो फ़र्क नज़र आ रहा है। आर्टिस्ट जब अपने आप को सौंप देते हैं उस गैलरी के या किसी भी गैलरी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिर क्यूरेटर की ही ये जॉब है कि उसने हाउ टू सेल दैट आर्ट वर्क, हाउ टू प्रेजेंट दैट आर्ट वर्क, हाउ टू मार्केट दैट आर्ट वर्क, और बहुत सारे और डिस्प्ले जो एग्जीबिशन जो है वो करते हैं विद द आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट को पूरा समझ के, वही वाली बात कि वो प्रेजेंट करना इतना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अच्छा, और वो जितना भी व्यूअर आता है वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं लेके जाता, वो काफ़ी कुछ कैरी करके फिर जाता है उस गैलरी से, उस स्पेस से। एक और चीज़ मैंने टच करनी है सदफ जी, बल्कि आप दोनों से ही, जिस तरह प्रॉपर्टी को लोग फ्लिप करते हैं, ख़रीदते हैं, कम में ख़रीदते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं, ये भी तो एक पूरा काम है आर्ट की दुनिया में। बिल्कुल। कुछ लोगों का काम ही होता है, वो ख़रीदते हैं, होल्ड करते हैं, बेच देते हैं, या एक जगह से कम की खरीदते हैं, अगली जगह ऑलरेडी बात डन होती है एक सर्टन अमाउंट की, वो जो मिडल मैन वाला काम होता है। मगर अगर ये रोटेशन हो रही है ना, तो आई थिंक ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि इससे आपकी आर्टिस्ट की प्राइस का एक वो पता लगता है कि अच्छा ये रीसेल पे आई है पेंटिंग या कोई भी आर्ट वर्क, और वो बिक गया दोबारा से, उसके बाद 3 साल बाद दोबारा आया और फिर बिक गया। सो क्योंकि उस आर्टिस्ट की डिमांड है, या जैसे आर्टिस्ट, जैसे एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की डिमांड होती है। बिल्कुल। ओके, सो ये बताइए, जो अब ये बहुत ज़्यादा बात, ये डिस्कशन कुछ अर्सा पहले उठी, फिर बैठ गया, फिर एक दफ़ा उठ गई है कि एआई डिजिटल वर्ल्ड में अब विजुअल आर्टिस्ट अगर डिजिटाइज नहीं होता तो एनीथिंग मेड बाय हैंड वो कंप्यूटर बेहतर बना सकता है। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? दोनों के लिए सवाल है, क्योंकि आप तो हाथ से बनाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम एक रेयर स्पीशी हो जाएंगे कुछ नियर फ्यूचर तक, जो कि हाथ से टायर काम, होने से पहले मुझे जो कुछ हाथ से खरीदने काम देना, करते क्योंकि मुझे हॉल उठते हैं जब मैं आजकल का आर्ट Yeah, देखती हूँ। खैर वो नहीं, I अगेन think- दैट्स मी बीइंग जजमेंटल एंड इट्स रॉन्ग टू बी जजमेंटल। उनको शायद हमारी चीज़ें बुरी लगती होंगी इस जनरेशन को। आई थिंक हाथ से काम करने वाली जो एक एक्सक्लूसिविटी है और आइडिया, यू नो, एआई इज़ मेरे लिए मुझे लगता है कि एआई एक टूल है। जैसे आपने ब्रश एंड पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल्स है ना, इसी तरह से एआई भी टूल है। आइडिया की वर्थ तभी होगी जब वो ओरिजिनल आएगा। आप एआई को आइडियाज़ या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, फिर तो यू नो देयर इज़ नो पॉइंट। वो तो क्योंकि आप उसे कहेंगे ना क्रिएट अ मास्टरपीस, वो आपको वैन गो की पेंटिंग दिखाएगा, वो आपको पिकासो की कोई दिखाए, डिपेंडिंग ऑन आपके whether you want landscape or you want abstract or whatever you want। बट बात ये है कि वो दिखाएगा आपको उसी बंदे का काम या उसके लगभग जो ऑलरेडी कोई एक ग्रैंड मास्टर टाइप बंदा कर चुका है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपकी अपनी जो सोच है, जो जितनी मुख्तलिफ सोच है, जितना मुख्तलिफ आप आइडिया लेकर आएंगे एज एन आर्टिस्ट, तो आपकी वर्थ उसी से होगी।
So इट्स what- अबाउट थिंकिंग एंड इट्स अबाउट आप अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. So then what's As the an future artist. of art in Pakistan, जो हमारा बेसिक सवाल था. पाकिस्तान में आर्ट का करंट एंड फ्यूचर, अब ये आप हमें बताएं. पाकिस्तान काफ़ी कल्चरली और हर तरह से बहुत रिच है, तो मेरे ख्याल में तो आर्ट का फ्यूचर हमारा काफ़ी ब्राइट है. ऑन द अदर हैंड AI, अगेन आई वुड से द सेम थिंग जो सदफ़ ने कहा कि वो इट्स जस्ट अ टूल. उसको किस तरह से हैंडल करना है, हमारी यंग जनरेशन इसमें बहुत अच्छी है. आई वुड से जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, दे आर रियली गुड इन दैट, दे आर वेरी स्मार्ट. लेकिन स्टिल जब वो प्रॉम्प्ट्स तैयार करते हैं, चीज़ें करते हैं, वो चीज़ कभी भी नहीं बन सकती जो उनके हाथ में जो स्किल हम दे रहे हैं वो बनाएंगे. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज टूल्स, तब उसको ज़्यादा मज़ा आता है. लेकिन जब डिपेंडेंसी हो जाए उन स्पेसिफिक टूल्स की, देखिए हम ब्रश से भी पेंट कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, हम कपड़े से भी कर सकते हैं, स्पंज से भी, हज़ार चीज़ें. हम टूल्स की बाउंड्री को ही तो हम चैलेंज कर रहे होते हैं. इसी तरह से AI में भी वो जितना चैलेंज करते हैं उनको रिस्पांस मिलता है, लेकिन वो रिस्पांस कभी भी उतना, वो बेसलेस इसलिए होता है बिकॉज उसके अंदर वो डिटेल्स, वो चीज़ें वो मिसिंग हैं, वो एक्सप्रेशन मिसिंग है जो आपके हाथ से जो है वो लेकिन Human- मजा तो human तब element हो missing ना होता है. सदफ जी के AI एक्सपर्ट भी हो और साथ में आपने आर्ट में भी डिग्री की हो. जब वो कंबाइन करो तो तब मुझे लगता है मजे की चीज बनती है. बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ दिन पहले, अब मुझे नहीं आता AI को यूज करना, मैंने एक सेट डिजाइन बनाना था. सदफ जी मैं कसमें, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपना फोन तोड़ दूं. मुझे खज्जल कर दिया. Options. स्टूपिड चीजें करे. मैं उसको कोई एंज कर, वो अपनी भी फनकारी डाल दे. मैं कहा भाई तू की कर रहा है, एनु एंज कर. वो चैट GPT से मेरी लड़ाई हो गई. बार बार उसको फोटो भेजू कि एनु एंज करो तो वो कुछ और ही कर दे. मैं कहा भाई तू रहने दे. मैं अल्लाह की कसम कागज पेंसिल से लिटरली क्लास 2 के बच्चे की तरह ड्रॉ करके समझाया. फिर मैं कहा कंप्यूटर पागल है. अच्छा, अभी मैं जिस इदारे में हूँ वहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट बना है और वो कह रहे हैं कि AI को आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने एजुकेशन में, अपने कोर्सेज में. सो अब ना अब चैलेंज आपके ये है, तासुरात कैसे अब हैं? चैलेंज ये है कि आपने उसको कैसे अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस करना है और कैसे आपने चेक रखना है स्टूडेंट्स पे कि वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं AI. बिकॉज जो भी सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, ह्यूमन you have to एरर be प्यारा there भी तो with it. लगता है. ह्यूमन एरर जो है, देखिए वैन गो ने खूबसूरती एक वही है. बनाई थी, एक ही बनाई, फिर दूजी बनाने की लगभग कोशिश की, वो कभी भी फोटोकॉपी नहीं बन बिल्कुल. सकती. इसीलिए तो मैं प्रिंट्स की शौकीन ही नहीं हूँ. जबकि लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम, देयर आर वेरी एक्सपेंसिव साइंड प्रिंट्स एज वेल. आई डोंट वांट अ प्रिंट, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट का मुझे लगता है रूह तब भी जाती है जब हाथ, पता नहीं, एम आई बीइंग वेरी सिली, मैं बहुत पुरानी डेटेड बातें कर रही हूँ. नहीं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. देखिए आप लोगों का ये काम है, मैं तो अपनी एक एज अ आर्ट में इन्वेस्ट करने वाला थोड़ा बहुत नॉलेज मेरी बिल्कुल भी नहीं है. सदफ को भी पता है, मुझे शौक बहुत है, मुझे ये नहीं पता कि टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ. एम आई रॉन्ग? नहीं, पूरी तरह नहीं. क्योंकि देखिए प्रिंट्स में भी ये वो जवाब है जो हर शौहर अपनी बीवी को देता है. पूरी तरह नहीं. प्रिंट्स में भी बहुत बहुत तरह की टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक अगर ये ऑफसेट प्रिंटिंग के प्रिंट की बात कर रही हैं तो फ़र्क है, स्क्रीन प्रिंट के प्रिंट की बात कर रही हैं फ़र्क है, एचिंग्स, I have a Picasso print on कपड़ा. वो मेरे अब्बू का था. अब देखिए ना, पास डाउन फ्रॉम माय फादर. वुड आई एवर गो बाय इट? नो. बट का पता नहीं कहाँ से उन्होंने कहीं बाहर से ही लिया था, किसी एग्जीबिशन से ही. एंड इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी. तो कपड़े में भी कर सकते हैं वो तो अपनी आई जगह. थिंक आर्ट की खूबसूरती ये है कि वहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई हदें नहीं है. आप इसको जितना, और आपकी सोच है कि आप किस तरह से उसको आगे लेके जाते हैं. तो ये सबसे प्यारी बात है आर्ट की. सो आजकल आपके रिस्पेक्टिव करियर्स में क्या चल रहा है, एंड देन आपका मैसेज भी लेना है. तो व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीस डेज बॉस? कौन से अमेजिंग प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, कौन सी कलेक्शन पे काम क्या हो रहा है? देखिए मैंने अभी रिसेंटली पंजाब के जो हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया है. पंजाब आर्काइव्स म्यूज़ियम को हमने रिवैम्प किया है. वाओ. और वो इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें मिली हैं, और दिस वुड बी माय थर्ड स्पेस जिसको मैंने इस्टेब्लिश कर रहा हूँ. और
थैंक गॉड कि उन्होंने हमें बहुत सराहा है इसमें, और हमें जितना उन्होंने सपोर्ट किया, इट्स अमेजिंग इन दैट वे हम लोग कर पाए वो चीज़ें जो हमने सोचा, और उन्होंने उनके विजन के मुताबिक हम परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर पाए। जो ख़जाना हमारे पास आर्काइव में, पंजाब आर्काइव में मौजूद है, वो यकीन करें अब इंशाल्लाह ये ओपनिंग होगी सून, तो लोग देखेंगे और दे विल डेफिनेटली एडमायर कि जो कलेक्शन हमारे पास है। और जब ओपनिंग होगी तो वो ओपन टू अवाम है, आप भी जाके देख सकते हैं। क्लोज टू पब्लिक या एक्सक्लूसिव जो एग्जीबिशन होती है उधर लिखा होता है, जाके देखें तो देखिए व्यूअर्स, देखने से, सराहने से, सवाल करने से, और जाएं पूछे वहाँ पे जो लोग हैं। अगर आप अगर इमरान साहब आपको वहाँ पे नजर आते हैं, उनसे जाके किसी चीज़ के बारे में सवाल करें। आई कांट टेल यू व्यूअर्स, जब हमसे हमारे काम के बारे में कोई जेन्युइनली सवाल करता है ना, तो हमारा भी जी चाहता है कि हम बताएं। हमसे मुराद, मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बिल्कुल भी, मैं अपने आप को, मेरी औकात नहीं है कि मैं जुर्रत भी करूँ कि अपने आप को विजुअल आर्टिस्ट, तो फिर उनको कोई अल्लाह में से आमद होती है। हम तो जो लिखा लिखाया होता है वो बोल देते हैं, कर देते हैं। सदफ जी, आप आजकल किन कामों में मसरूफ़ हैं? तो हमारा एक स्टूडियो है जहाँ पे हम आर्टिस्ट जो लाहौर से बाहर हैं या मुल्क से बाहर हैं उनको हम बुलाते हैं। तो अभी रिसेंटली थाईलैंड के एक आर्टिस्ट थे, वो यहाँ पे आए हुए थे। आई थिंक तब्दीली इसी तरह से आएगी, एक जो एक्सचेंज है, और नियर फ्यूचर में भी एक लिस्ट है आर्टिस्ट की। तो एग्जीबिशन कब कर रही हो यार? एक्चुअली ये जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरा ख्याल है थोड़े ज़्यादा हो गए, और साथ साथ अपना काम भी चल रहा है, क्योंकि ये बात को अवॉइड मत करें। आपकी नेक्स्ट एग्जीबिशन कब हो रही है? मुझे टाइमलाइन दे ताकि मैं आपको पकड़ सकूं उस हिसाब से। 27 में। नेक्स्ट ईयर कमिटमेंट है सर आपकी? आप भी बड़े मसरूफ़ हैं हर काम में। अभी इन समर हॉलीडेज़ में काम कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई ना कोई गैलरी उससे रब्ता करूँगा, तो लेट्स सी व्हेन। चले, वो तो बेचारे कर भी रहे, तुसी जरा रीफोकस हो जाए। लेकिन मेरा आपकी बड़ी बुरी आदत है, आप दूसरों के कामों में लग जाती हैं, अपना छोड़ देती हैं। ये मेरी आपसे बड़ा सा पहले भी एक शिकायत थी। लेकिन ये काम भी किसी ने करना है। आई नो, सदफ पूरी दुनिया की है, लेकिन पहले सदफ अपने भी तो काम को हमें दे देना। सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग। ब्रिलियंट, आई लव योर वर्क। थैंक यू एज अ वुमन इट रियली, आई कनेक्ट टू इट। थैंक यू सो मच। बट आर्ट में तब्दीली या अवेयरनेस, जो आप हमारी पूरी बहस थी इसी बारे में थी कि जिस तरह से कैसे तब्दीली आनी है आर्ट के थ्रू, तो वो तभी आनी है जब हर पब्लिक स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में एक आर्ट का सब्जेक्ट होगा, जो कि अभी नहीं है। सो ये मैं डेलिबरेटली कहना चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये बहुत, मतलब मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैथ्स ज़रूरी है, साइंस ज़रूरी है, लैंग्वेज ज़रूरी है, आर्ट उससे भी शायद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई रिमेंबर कि जिस मैं स्कूल में पढ़ती थी लाहौर में, वहाँ पे आर्ट की क्लास होती थी, और वहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि आगे जाके इन्हीं बच्चों ने जब ओ लेवल्स में जाना था, सीनियर, उस वक्त सीनियर केम्ब्रिज करना था, तो बहुत से बच्चों ने आर्ट एज अ सब्जेक्ट लिया। बट हम में से जो बहुत सी लड़कियाँ आर्ट की तरफ आई, वो इसीलिए आई क्योंकि व्हेन वी वर लिटिल, हमारी हर हफ्ते क्लास होती थी एंड हम एक्साइटेड होते थे। हमें टीचर की इतनी एक्साइटमेंट, ये डिडंट मैटर हमारी आर्ट टीचर कौन होती थी, बस वो पेंट से खेलना, वो एक्सपीरियंस, अच्छा मज़ा अपनी जगह। और उधर आपको पता चलना शुरू हो जाता था कि कौन सा आगे जाके आर्टिस्ट इस तरफ आएगा। ऑप्शंस तो सारे दो ना, ताकि आपका बच्चा चूज कर सके। ये आप जिनकी बात करें वो 1% भी नहीं है पाकिस्तान की, तो जो लोग इस चीज़ से महरूम है, वहाँ पे ये आर्ट एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। सही, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू बोथ। किचन में भी झाती मारते हुए मैं प्रोग्राम क्लोज कर देती हूँ। जी हाँ, और बाय द वे सदफ ने कहा है कि 2027 में इनकी एग्जीबिशन होगी, और इस साल के एंड से पहले इमरान साहब आपकी भी एग्जीबिशन हो जानी चाहिए, वरना अब तो मैंने एक नया अपना ट्रेंड शुरू कर दिया, मैं प्रोग्राम पे बुला के पूछ लेती हूँ, आप तो कह के गई थी। बिल्कुल ठीक। सो यू बेटर डू इट बिफोर द ईयर इज़ ओवर, सो दैट नेक्स्ट मुलाकात से पहले, क्योंकि फिर मैंने ऑन एयर आप लोगों को छेड़ना है कि दूसरों को कहते हैं, खुद नहीं करते। आपको तो मैं धक्का मार मार के वापस लाती हूँ हर बार। एक मैं और एक सनम तासीर आपके बहुत बड़े फैन हैं, थैंक यू सो पता है आपको इस बात का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द किचन। तो जो कि अभी आज हमारी जो रेसिपी थी वो थी जी बारबेक्यू तंदूरी चिकन बिरयानी, वो हो गई रेडी। उसके साथ हमने सर्व किया है रायता और सैलड। कंप्लीट मील है, एंजॉय करें। कंप्लीट मील है, और मसालों पे आपने थोड़ा कंट्रोल रखा है। बिल्कुल। देखिए ना, अब बीइंग अ शेफ
दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट फॉर्म व्यूअर्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो शेफ्स आगे जाके अपने आप को एक सर्टन लेवल पे लेके जाते हैं, आप देखें कि उनकी प्लेट जो है वो एक पीस ऑफ आर्ट होती है, वो एडिबल आर्ट होता है। सो अल्टीमेटली आर्ट तो हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट, हर नुक्कड़ कोने का हिस्सा है। सिर्फ आंखें खोल के और ऑफ कोर्स कान से सुनना है, उसे महसूस करना है। सो माय पॉइंट इज़, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है उसको अगर हम उस डायरेक्शन में जाने दें तो शायद वो ज़रा बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएंगे। हमेशा एक ही बात कही है कि पैशन को प्रोफेशन बना ले, ज़िंदगी जीनी आसान हो जाएगी। खुदा हाफिज़।